आज का जी हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम स्टेट बैंक की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है और आई वेलकम वकास बाजवा साहब, चीफ मैनेजर स्टेट बैंक, और इनके वकास बशीर साहब, अच्छा जी, जोनल हेड, माशाल्लाह। तो आज हम मेरा ख्याल सीखेंगे कि हम जो या न्यू कमर्स और या जो एक्सपोर्ट हम कोरियर के ज़रिए भेजते हैं और उसकी पेमेंट्स जो आती हैं वो मोस्टली वेस्ट हमारी एक्सपोर्ट का हिस्सा नहीं बनती, वो जो पेमेंट्स आती हैं। तो प्लीज़ हमें बताएं कि कैसे इसको हम लीगलाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। I welcome you all on behalf of Askari Bank. My name is Waqas Bashir. I am the Unit Head Trade CFTC Alcourt. B2 समझने के लिए हमें सबसे पहले दो चीज़ों को जो ना वो हमें समझना पड़ेगा, एक B2B और B2C। मुझे ना वो स्टिक चाहिए उसके लिए। ये जी हमारी अस्की बैंक की टीम है जो कि आज हम प्रेजेंट करेंगे उसमें। माय नेम इज़ वकास बशीर, तजम्मुल हुसैन है और इमरान सादिक साहब हैं एरिया मैनेजर। सर B2B क्या मॉडल है? B2B में कोई भी बिज़नेस अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है ना वो डायरेक्टली किसी दूसरे बिज़नेस को सेल करता है और उससे वो अपना प्रॉफिट वगैरह अर्न करता है जो कि लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू B2C। B2C में क्या होता है? B2C में कोई भी बिज़नेस अपनी प्रोडक्ट डायरेक्ट एंड कंज्यूमर तक लेके जाता है जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है और प्रॉफिट मार्जिन का इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन B2C को अकोमोडेट करने के लिए हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स आ रही थी सिस्टमेटिकली, जिसके स्टेट बैंक सर्कुलर 2020 में इशू किया। एक सर्कुलर इशू किया जिसमें B2C को प्रमोट करने के लिए एक VBOC में एक टैब दिया गया जिसको ई-कॉमर्स ट्रेड का नाम दिया गया और उसकी बेस पे अब हम कोई भी B2C की ट्रांजैक्शन जो है वो थ्रू बैंकिंग चैनल जो है ना वो प्रोसेस कर सकते हैं इजीली। इसका ओवरव्यू हम आपको देंगे स्मार्टली कि इसमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हम करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और क्या क्या प्रोसीजर होगा उसकी कौन कौन सी मोड ऑफ़ ट्रांजैक्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक्सपोर्ट एडवांस पेमेंट कर सकते हैं और DA शिपमेंट वगैरह कर सकते हैं। फिर उसकी मंथली रिकॉन्सिलिएशन वगैरह हम करते हैं बैंक्स वगैरह और एक्सपोर्टर्स वगैरह मिल के। आफ्टर दैट उसकी यूटिलाइजेशन और BCA मार्किंग होती है जिसके बाद कोई भी एक्सपोर्टर अपना रिबेट भी क्लेम कर सकता है। आफ्टर दैट इसका अगर ओवरड्यू में चला जाता है कोई केस तो उसको हम हैंडल करने के लिए उसका सारा प्रोसीजर सीखेंगे और साथ में उसका एक और बेनिफिट जो हमें दिया गया है स्पेशल FCY अकाउंट का, उसको भी हम ओवरव्यू करेंगे सारा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो हम वन बाय वन सीखेंगे। इसमें ये हमारा एक IOM है जो इंटरनल डॉक्यूमेंट है जिसमें हम किसी भी कस्टमर की EDD और उसकी ड्यू डिलिजेंस वगैरह करते हैं कि कोई भी न्यू कस्टमर है तो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग बैंक में, प्रीवियस बैंक में क्या चल रहा है, उसकी कोई ओवरड्यू हिस्ट्री तो नहीं है, उसकी कोई यूटिलाइजेशन पेंडिंग तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी चेक करके उसकी हिस्ट्री जो है ना वो ब्रीफली अपने रिकॉर्ड में मेंशन करनी होती है एक IOM के थ्रू, उसको फिर वेट किया जाता है बाद में। सेकेंड डॉक्यूमेंट जो है वो अनेक्शर A है। अनेक्शर A मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि सर्कुलर में भी बताया गया है कि कस्टमर अपने ओरिजिनल लेटर हेड के ऊपर जो ना डिक्लेरेशन पेस्ट करके देता है जिसके ऊपर वो बताता है कि वो क्या क्या चीज़ एक्सपोर्ट करेगा और क्या क्या चीज़ें जो है ना वो उसकी एक्टिविटी में आएंगी, कौन सी वेबसाइट वो यूज़ करेगा। ये उसका एक ओवरव्यू है अनेक्शर A का कि इसमें एक्सपोर्टर की नेम आ जाता है, NTN आ जाता है, उसका एड्रेस आ जाता है, IBAN नंबर, फिर कौन से बैंक से कौन सी ब्रांच से वो डील कर रहा है और कौन सी ई-कॉमर्स वेबसाइट वो यूज़ कर रहा है, वो सारी डिटेल इसमें आ रही होती है। ये ऊपर डिक्लेरेशन सारी अपनी फ़ाइल करके बैंक को देता है, अपने साइन स्टैम्प करके बैंक जो है वो सेकंड साइन उसके करके तो अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करता है उसको।
ये हमारा बेसिक डॉक्यूमेंट था। उसके बाद हमने उसकी कंसोलिडेटेड ओवरड्यू पोजीशन चेक करनी होती है कि उसका किसी भी बैंक में उसका ओवरड्यू आउटस्टैंड तो नहीं कर रहा। उसके बाद उसकी यूटिलाइजेशंस जो हैं कोई हमारी आउटस्टैंड तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है उसकी हिस्ट्री में कि वो एडवांस पेमेंट्स मंगवाता जा रहा है लेकिन उसके अगेंस्ट वो शिपमेंट्स कर रहा है या वो अंडर इन्वॉइसिंग कर रहा है या ओवर इन्वॉइसिंग कर रहा है। वो सारी चीज़ें जो ना वो इसकी हिस्ट्री में चेक की जाती हैं। फिर क्रेडिट वर्दिनेस रिपोर्ट उसकी अरेंज की जाती है जिस पे चेक किया जाता है उसकी बिज़नेस की हिस्ट्री और उसकी सारी बिज़नेस की जो ना वर्थ जो ना वो चेक की जाती है। नंबर 6 पे उसका जो ना चैम्बर का जो है मेंबरशिप सर्टिफिकेट वो भी एक्टिव होना चाहिए। वो एनुअली जो एक्टिव होता है वो समटाइम एक्सपोर्टर्स जो ना इसमें रिलक्टेंस कर जाते हैं कि वो उसको अपडेट नहीं करवाते। हमारे बैंक ऑफिशियल्स जो हैं वो इसको प्रॉपरली विज़िट करते हैं और उसका बिज़नेस मॉडल जो है ना वो चेक करते हैं कि उसका बिज़नेस मॉडल क्या एंटरटेन कर सकता है B2C में या नहीं। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद बैंक जो है ना वो अपनी डिसीजन लेता है कि क्या हम इसको ऑन बोर्ड कर सकते हैं B2C में या नहीं। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है, सारा कुछ ओके है, तो फिर हम उसको गो हेड दे देते हैं कि वो अपनी ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकता है। ये सारी डिटेल जो है ना ये VBOC में जब हमने उसकी पंचिंग वगैरह करके उसको रजिस्टर्ड करना होता है, ये सारा इस विंडो में वो किया जाता है जिसमें उसकी डिटेल आती है। नीचे उसका स्टेटस जो है ना वो एक्टिव शो होता है जब वो ऑन बोर्ड हो जाता है। कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एक्सपोर्टर यूज़ कर सकता है इसमें एज़ पर सर्कुलर एडवांस पेमेंट्स जो कि 99% जो है ना वो एडवांस पेमेंट पे ही ये ट्रांजैक्शन को किया जाता है। उसके बाद ये DA बेसिस पे जो है ना वो भी इंटरटेन की जा सकती है। उसकी भी डिटेल हम आगे चल के ना 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है वो है एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट की प्रोसेसिंग के लिए जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोई भी जो B2C का कस्टमर है वो अपने डिजिटल वॉलेट में अपनी सारी पेमेंट्स वगैरह इकट्ठी करके वो बैंकिंग चैनल के थ्रू MT103 पे पेमेंट जो है ना वो थ्रू करता है, बैंक में आती है और बैंक जो है उसको इंटीमेट कर देता है कस्टमर को जी कि आपकी पेमेंट आ चुकी है, आप हमें फर्दर डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो प्रोवाइड करें। जिसमें हमें क्या चाहिए होता है, एक लेटर हेड के ऊपर उसकी रिक्वेस्ट चाहिए होती है। नॉर्मल एडवांस पेमेंट में हमें एडवांस पेमेंट वोचर की ज़रूरत होती है, जबकि इस पे एडवांस पेमेंट वोचर नहीं R फॉर्म की ज़रूरत होती है जो कि रिमिटेंस फॉर्म है जिसके ऊपर ये वेरीफाई किया जाता है कि ये हमारी जो है ना वो पेमेंट प्रोसेस होने जा रही है। इसका पर्पस ऑफ कोड जो कि स्टेट बैंक में रिपोर्ट होता है उस पे उसका पर्पस ऑफ कोड लिखा जाता है 9707। MT103 को ज़रा बता दें कौन कौन से चैनल हैं इसमें? MT103 जो है वो प्रॉपरली उसके ऊपर रिमिटर की जो भी अपना डिजिटल वॉलेट यूज़ करता है, लाइक उसका बाहर वो अपनी वेबसाइट पे या किसी भी तरह से वो अपने पेमेंट्स वगैरह इकट्ठी कर रहा है, उसके बाद वो उसको अपने बैंक में या जिस बैंक में भी उसने अपना अकाउंट ओपन किया उसके थ्रू MT103 के थ्रू जो ना वो अपनी पेमेंट जो है ना वो पाकिस्तान में लेके आता है उसकी। ये जो वेस्टर्न यूनियन वगैरह हैं वो भी इसमें अकोमोडेट होते हैं, लेकिन अभी हमारा बैंक इसको उसमें वर्किंग नहीं कर रहा क्योंकि इसको प्रॉपर चैनलाइज करने के लिए MT103 ही हमारा कोर सिस्टम जो है ऐसा अलाउ कर रहा है कि हम इसे 103 के थ्रू ही इस पेमेंट को प्रोसेस करें। प्रिंसिपली वेस्टर्न यूनियन वगैरह इस पर अकोमोडेट हो सकती हैं, लेकिन अभी हमारा कोर सिस्टम में इसकी है कि उसमें 103 के थ्रू ही हम प्रोसेस कर रहे हैं इसको। लास्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है एनेक्चर B, जिसके ऊपर उसके ऑर्डर की 1 बाय 1 जो है ना वो डिटेल आ रही होती है कि क्या क्या उसका जो पेमेंट उसने प्रोसेस की है वो कौन कौन से ऑर्डर्स के अगेंस्ट की है, उसकी सारी डिटेल्स वो आ रही होती है। उसके पर्टिकुलर्स जो हैं वो उसका सीरियल नंबर आ रहा है, उसका हाउस सर्वे बिल नंबर आ रहा है, फिर उसका GD नंबर, उसकी डेट, उसके फिर इनवॉइस नंबर, ऑर्डर ID, उसका इंपोर्टर का नेम आ रहा है, फिर इंपोर्टर का एड्रेस, कंट्री वगैरह, कंट्री कोई बैन कंट्री तो नहीं है, सैंक्शन कंट्री तो नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें जो ना वो मेंशन उसने करनी होती है। वो पेमेंट के टाइम पे हम इसको चेक करते हैं सारी। प्रॉपर जब डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं हमें इसकी स्क्रूटनी के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट जब आते हैं उसका TBML फ्रेमवर्क के साथ उसको कंपैरिजन किया जाता है, उसकी कोई अंडर इन्वाइसिंग ओवर इन्वाइसिंग कोई हो तो नहीं रही उसमें।
उसका जो लाइन ऑफ बिज़नेस उसने शो किया हुआ है वो कोई चेंज तो नहीं है, कोई अगर वो जैकेट्स एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो सर्जिकल पे तो नहीं आ रहा, कोई इस तरह की चीज़ें, वो सारा लाइन ऑफ बिज़नेस उसका चेक किया जाता है। उसका अगर कोई प्राइसिंग में कोई वेरिएंस वगैरह आ रहा है कि वो जो वॉलेट में उसकी पेमेंट्स वगैरह आ रही हैं वो किस रेट पे, अगर वो $100 की ले रहा है तो वो क्या वो पाकिस्तान में वो $50 तो नहीं भेज रहा, वो पूरी उसकी अमाउंट जो है ना वो उस पर चेक की जाती है। इसके लिए सम टाइम हम इसकी कस्टमर की जो है वो स्टेटमेंट भी मंगवा लेते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए कि क्या वो इसमें कोई अंडर इन्वाइसिंग ओवर इन्वाइसिंग वगैरह तो नहीं कर रहे कोई भी। फिर उसकी इक्विटी स्क्रीनिंग की जाती है उसका हाउसवेयर बिल नंबर के साथ कि उसमें कोई भी किसी किस्म का कोई पॉजिटिव मैच तो नहीं आ रहा। अगर कोई पॉजिटिव मैच आ रहा हो तो उसको कंप्लायंस की तरफ रेफ़र किया जाता है। कंप्लायंस उसका वो सारे आपने प्रोसेसिंग करके उसके बाद उसका गो हेड देती है कि ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो सकती है या नहीं हो सकती। एक सेकंड और रुकेंगे जी, जो पार्टिसिपेंट बैठे हैं ना ये सब बता रहे हैं ज़्यादातर टेक्निकल टर्म्स में फिनांस की या बैंक्स की। आपको अगर किसी भी कन्फ्यूजन हो किसी भी टर्म के बारे में तो वो नोट करते जाएं। वो ये एंड ऑफ द सेशन आप इनके साथ ज़रूर क्वेश्चन करें क्योंकि ये सेशन दोबारा काफ़ी देर के बाद हुआ है और दोबारा फिर पता नहीं कब होगा, इसलिए ज़रूर इनसे क्वेश्चन करें। इसका पेमेंट जब हमारे पास पेमेंट आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद उसकी पेमेंट की प्रोसेसिंग का सेशन स्टार्ट होता है कि हम उसको प्रोसेस कैसे करना है। उसके लिए 2-4 चीज़ें जो बतानी आपको ज़रूरी हैं कि इसके अगेंस्ट कोई भी FI इशू नहीं होता। चूँकि कोई भी हमारी नॉर्मल एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन होती है उस पर FI इशू होता है, जिस रिमीटर की तरफ से पेमेंट आती है उसी के नाम का वो FI इशू होता है और वो मल्टीपल शिपमेंट्स उस पर नहीं थ्रू कर सकता। और उसको चैनलाइज करने के लिए VBOK में B2C को हम जब उसको रजिस्टर्ड करते हैं तो फिर उसके अगेंस्ट हमें FI की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम उसका जो एयरवे बिल होता है वही उसका यूनिक ID नंबर होता है, उसी के थ्रू ही जो है ना वो ट्रांजैक्शंस को आगे थ्रू करता है। वो जो UIN नंबर हम नॉर्मली एडवांस पेमेंट वगैरह में यूज़ करते हैं, जो स्टेट बैंक में रिपोर्ट भी होता है, उसका इसका थोड़ा सा फॉर्मेट डिफ़र है। इस पे सबसे पहले उसका मॉडल नंबर आ जाता है, B2C मॉडल है। उसके बाद वो R फॉर्म उसका आ रहा होता है, फिर करंट डेट जिस दिन वो प्रोसेस हो रही होती है और उस डेट की नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन जो है वो कौन सी ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सी है, वो आगे वो मेंशन की जाती है ताकि इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग जो है ना हमारे सिस्टम में मौजूद रहे। फिर इसका जो पेमेंट टाइप है वो हम उसमें सिस्टम में मेंशन करते हैं, ये B2C कॉमर्स है। और इसकी मंथली जो ITRS रिपोर्ट होती है वो A2O2 पे नहीं होती, ये JO3 पे होती है रिपोर्ट जिससे हम ये भी हमें पता चल जाता है कि ये भी हमारी ट्रांजैक्शन जो है ये B2C की ट्रांजैक्शन है। शिपमेंट का जो प्रोसीजर है ये हमारा था सारा कि हम पेमेंट कोई आती है उसको कैसे प्रोसेस करते हैं और कैसे उसको चैनलाइज करते हैं, और पेमेंट प्रोसेस होने के बाद फिर एक्सपोर्टर उसके अगेंस्ट शिपमेंट कैसे करता है वो प्रोसीजर हम चेक करेंगे। हम इस पे एक्सपोर्टर जो है वो अपनी कंसाइनमेंट उसकी जो डिटेल्स हैं वो अपने कोरियर किसी भी अपनी चॉइस के कोरियर के साथ जो है वो शेयर करता है, जो कि स्टेट बैंक के साथ या उसके VBOK के साथ जो है ना वो रजिस्टर्ड होता है, और उसके बाद वो उसके अगेंस्ट वो GD फाइल करता है उसके डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट। और जो भी कंसाइनमेंट है इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उसको एक हाउस एयरवेल बिल नंबर दिया जाता है जिसकी बेस के ऊपर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, और इसकी जो लिमिट है वो कोई भी कंसाइनमेंट $5,000 से बियॉन्ड नहीं जा सकती। मैक्सिमम कैप इसकी जो दे दी गई है वो $5,000 है। अब सेकंड मोड ऑफ़ ट्रांजैक्शन जो है हमारे पास वो बिल्कुल वाइस वर्सा है एडवांस पेमेंट के। ये नंबर ऑफ़ डेज़ के ऊपर आ जाती है ट्रांजैक्शन। इसमें सबसे पहले जो है ना वो उसकी कंसाइनमेंट रेडी की जाती है, शिपमेंट की जाती है। उसी तरह जैसे पहले बताया गया कि कंसाइनमेंट रेडी करके अपने डिटेल्स रेडी करके अपने कोरियर कंपनी को प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर, और वो उसके अगेंस्ट जो है ना वो उसके GD फाइल करते हैं और वो शिपमेंट आगे जो है ना वो थ्रू होती है। इस पे लिमिट्स हैं कुछ के कोई भी हमारे पास कंसाइनमेंट जो है ना वो 60 डेज से बियॉन्ड हम फाइल नहीं कर सकते। उसकी पेमेंट हमारी विदिन 60 डेज़ आनी चाहिए। अगर वो 60 डेज़ में उसकी पेमेंट वापस हमारे पास नहीं आती तो उसका एक अलग प्रोसीजर होगा जो आगे हम चल के डिस्कस करेंगे।
इसमें सेम वही चीज़ के FI इसमें इशू नहीं होता और इसकी पेमेंट टाइप B2C होती है और ये भी रिपोर्टिंग जो है JO3 में ही होती है इसकी मंथली बेसिस पे। वो लिमिट रहेगी 5000 और नीचे जो था वो दो चीज़ें एक्सप्लेन। slide। लिमिट जो है वो हाँ पिछली स्लाइड पे प्लीज। हाँ ये इसकी लिमिट है 5000। कोई भी कंसाइनमेंट है आपकी, सपोज आपका ऑर्डर रेडी है, आपने उसे कोरियर कंपनी को अपना ऑर्डर जो है ना वो डिलीवर करना है, उसके लिए उसकी आपकी वैल्यू जो है वो 5000 से बियॉन्ड नहीं जा सकते। वो 5000 मैक्सिमम कैप है उसकी सिंगल शिपमेंट की। और उसकी 60 डेज़ में उसकी पेमेंट जो है वो मस्ट जो है ना विद इन पाकिस्तान वो आनी चाहिए जी। अब जब ये शिपमेंट कर चुका होता है उसके बाद फिर इसकी रिकॉन्सिलेशन जो है वो हमारे बैंक एंड पे और एक्सपोर्टर के एंड पे मंथली बेसिस पे हो रही होती है, जिसको मंथली बेसिस पे हर मंथ एंड के विद इन 5 वर्किंग डेज जो है ना एक्सपोर्टर ने बैंक को सबमिट करवानी होती है और उसको बैंक अपने रिकॉर्ड के साथ टैली करता है, वेरीफाई करता है और उसकी जो है ना रिकॉर्ड कीपिंग जो है ना वो मेंटेन करता है सारी। जब ये सारा कुछ हो जाता है, उसकी पेमेंट प्रोसेस हो जाती है, शिपमेंट हो जाती है, उसकी स्क्रूटनाइज हो जाती है, उसके बाद फिर एक्सपोर्टर ने बैंक में अपने डॉक्यूमेंट जो है ना वो सरेंडर करवाने होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर उसका BCA मार्क होता है, उसकी यूटिलाइजेशन वगैरह मार्क होती हैं। सबसे पहले क्या करता है कि AD जो है वो एक VBOK में जाके एक स्टेटमेंट डाउनलोड करता है और उसको अपने एक्सपोर्टर के साथ शेयर कर देता है। एक्सपोर्टर बैंक की दी हुई रिपोर्ट को और अपने एनेक्शर B को उसको रिकॉन्साइल करता है, चेक करता है, उसमें जो भी डिटेल एनेक्शर B में रिक्वायर्ड है वो सारी इसमें पंच करता है और वो बैंक को दे देता है। और हर ऑर्डर के साथ में उसका शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, उसका GD, उसका एयरवे बिल, उसका कोरियर रसीट, उसका मास्टर BL है, मास्टर BL एयरवे बिल है, मास्टर एयरवे बिल है, वो सारी चीज़ें इनवॉइस वगैरह वो सारी चीज़ें बैंक को प्रोवाइड करता है। बैंक उसका जाके रिकॉर्ड चेक करता है VBOK में और VBOK में जाके उसकी BCA मार्किंग कर देता है। और इस प्रोडक्ट का बेनिफिट ये भी है कि हर जो भी जिसका BCA मार्क होता है साथ साथ उसको कस्टमर को रिबेट भी क्लेम कर सकता है, उसकी रिबेट भी मिलती है इसकी। इसको पैरेलल बैलेंसिंग की भी ज़रूरत होती है। ये VBOK में तो हम ट्रांजैक्शन को एंड कर देते हैं उसका BCA मार्क करके, लेकिन जैसे हम अपने कोर सिस्टम में पेमेंट को प्रोसेस करते हैं, इसकी पैरेलल बैलेंसिंग भी जो है ना वो मंथली बेसिस पे इसकी कर रहे होते हैं कि ये शिपमेंट हमारी हो चुकी है और ये पेमेंट आई थी और कितनी इसमें यूटिलाइज हो चुकी है, कितनी पेंडिंग है, वो सारी जो है ना वो कोर सिस्टम में भी उसकी प्रॉपर मार्किंग हो रही होती है सारी। ये एक ओवरव्यू है जो VBOK में जाके हम उसका BCA वगैरह मार्क करते हैं, उसका सारी डिटेल पंच करते हैं और उसके बाद उसका BCA मार्क होता है और वो रिबेट के लिए चला जाता है। अब अगर कोई भी DA बेसिस पे ट्रांजैक्शन करता है तो उसके लिए उसकी मॉनिटरिंग जो स्ट्रिक्ट हो जाती है। उसके लिए 60 डेज़ बियॉन्ड अगर कोई भी उसकी ट्रांजैक्शन चली जाती है, उसकी पेमेंट नहीं आती, तो उसकी एग्रीगेट की जाती है कि एक मंथ में उसकी वो एग्रीगेट 20,000 के बियॉन्ड तो नहीं जा रही। अगर वो 20,000 से बियॉन्ड चली जाए कोई भी 60 डेज़ का बिल, तो उसके अकाउंट को उसी टाइम सस्पेंड कर दिया जाता है और वो तभी एक्टिव होता है जब इसकी जो लिमिट है $20,000 से लेस जाती है, तो फिर इसको दोबारा एक्टिव किया जाता है। अब ये प्रोसेस था सारा इसकी एक्टिवेशन सस्पेंशन का, और जब यही बिल आपका 60 डेज़ तक आउटस्टैंड रहता है और वही करते करते उसकी पेमेंट 90 डेज़ तक नहीं आती, तो वो फिर स्टेट बैंक को ओवरड्यू रिपोर्ट करना पड़ता है। ये नॉर्मल ओवरड्यू जैसे हम V20 में रिपोर्ट करते हैं उस तरह रिपोर्ट नहीं होता। इसका एक अलग एनेक्सर C है जिसके ऊपर ये मंथली बेसिस पे ये रिपोर्ट किया जाता है। ये उसका ये ओवरव्यू है, ये फॉर्मेट है जिसके ऊपर उसकी ओवरड्यू की डिटेल मंथली बेसिस पे स्टेट बैंक को प्रोवाइड की जाती है। ये सारा इसका ओवरड्यू को टैकल करने का प्रोसीजर था। अब लास्ट जो हमारे पास स्लाइड है उसके ऊपर एक और फैसिलिटी इसमें दी गई है कि कोई भी आपकी पेमेंट जो है वो उसका 10% तक, उसकी इनवॉइस की वैल्यू के 10% तक हम उसको FCY रिटेंशन अकाउंट में भी रख सकते हैं। और वो जो आपकी अमाउंट 10% करके हम आपके अकाउंट में रखते हैं, FCY अकाउंट में रखते हैं, उसको बाद में आप अपने किसी भी शॉर्टफॉल को या ओवरड्यू को
सेटल डाउन करने के लिए इसको यूटिलाइज़ भी किया जा सकता है। ये सारी जो है ना फैसिलिटीज़ हैं जो स्टेट बैंक ने दी है, और स्टेट बैंक जो है ये काविश भी करता है कि इस मॉडल को यूज़ किया जाए और इस पे मैक्सिमम जो है ना बेनिफिट इसका लिया जाए, जो कि बहुत ही नॉमिनल्स है। इसमें अस्करी बैंक जो है एज ए लीडिंग बैंक जो है वो इसको डील कर रहा है, और हम आपको वेलकम भी करते हैं। अगर किसी की कोई ट्रांजेक्शन इस तरह की वो करना चाहता है वो हमारे साथ कांटेक्ट करें। हमारे साथ एरिया मैनेजर साहब बैठे हैं, हमारी बिज़नेस की टीम बैठी है, आप इनके साथ कोऑर्डिनेट करें और अपने बिज़नेस को जो है ना B2C पे लेके आएँ। एंड ऑफ दैट मैं थैंक यू करता हूँ आप सबको कि आप लोग आए, और मैडम काशिफा की जो है ना काविश से जो है ना ये सेशन जो है ना वो थ्रू हो सका। अस्सलाम वालेकुम जी। सर पहले तो मैं वकास साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन आपने दी। मैं स्टेट बैंक का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने ये सेमिनार अरेंज किया। क्वेश्चन मैं ज़रा थोड़ा जो हमारे कोलीग्स बैठे हैं एक्सपोर्टर्स यंग, इनको थोड़ा इस पे बिजनेसमैन की लैंग्वेज में बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ सियालकोट में जब एक्सपोर्ट या बची वो 2 मोड्स पे जाता है जनरली, या वो अब आके ई कॉमर्स पे आप लोग ज़्यादातर ई कॉमर्स वाले बैठे होंगे, या वो एक्सपोर्ट इस तरीके से करता है कि जो ट्रांजैक्शन मॉडल बनता है वो इंडिविजुअल को सेल कर रहा होता है चीज़ें। आपका फॉरेन में जो बायर है वो इंडिविजुअल होता है, वो अपने पर्सनल अकाउंट से आपको पेमेंट करता है, या वेस्टर्न यूनियन से कर देगा, मनीग्राम से कर देगा, कोई डिजिटल वॉलेट से कर देगा। आप वो पेमेंट पाकिस्तान मंगवाते हैं, आप करते क्या है कि आप DHL या फेडेक्स के पास जाके उसको सैम्पल शिपमेंट डिक्लेयर करके एक्सपोर्ट कर देते हैं। जनरली ये होता है। आपको क्या है वो ये है कि आपने ट्रांजैक्शन तो कर ली, लेकिन जो आपकी पेमेंट आती है वो कंसिडर नहीं होती। आप उस मॉडल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या अगर आप ई कॉमर्स भी कर रहे हैं तो जो पेमेंट्स अल्टीमेटली आप पाकिस्तान मंगवा रहे हैं वो आप किसी पेमेंट गेटवे से मंगवाते हैं जो आप रेमिटेंस के कोड में डलवा रहे होते हैं। स्टेट बैंक ने इन ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए 2020 में 2 फ्रेमवर्क लॉन्च किए थे। एक B2C जिसकी प्रेजेंटेशन वकास साहब ने आपको दी है, एक स्टेप आगे है B2B2C, उसका हम फिर सेमिनार रखेंगे, वो उन लोगों के लिए जो Amazon eBay पे काम करते हैं स्पेसिफिकली। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इसको समझें और अपने अपने बिजनेस मॉडल के अंदर इसको अडॉप्ट करें, क्योंकि आपको नुकसान क्या होता है अल्टीमेटली, आप जब किसी एम्बेसी में कल को जाते हैं, मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल है, आप जाके वहाँ डिक्लेयर करते हैं जी मैं एक्सपोर्टर हूँ और मुझे वीज़ा चाहिए, तो आपकी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर 0 कंसीडर हो रही होती है। ये एक फ़ायदा है। आप कल को गवर्नमेंट की कोई फाइनेंसिंग स्कीम लेने जाते हैं बैंक्स के पास, आप एक्सपैंड कर रहे हैं, कैपेसिटी इनहेंस कर रहे हैं, तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको एज ए एक्सपोर्टर डिक्लेयर नहीं करते। तो ये आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए फ्रेमवर्क बना है। ये फर्स्ट सेशन है, ये लास्ट नहीं है। आप लोगों के जितने क्वेश्चन हैं इसके ऊपर आप पूछें। कुछ शराइत हैं इसकी, वो जिस तरह सर ने बताया, मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ। आपकी शिपमेंट इंडिविजुअल को जानी चाहिए, किसी कंपनी को नहीं जानी चाहिए। पेमेंट इंडिविजुअल से आएगी। आपकी जहाँ पे आपकी लिस्टिंग हो वो आप शॉपिफाई से करें, आप अपनी प्राइवेट वेबसाइट से करें, जिससे मर्जी करें, वो आप लोगों की सबकी होती है। एयर कार्गो होना चाहिए, ये बाय सी नहीं जा सकता। सर ने बताया है कि $5,000 से पर इनवॉइस आप अलग नहीं कर सकते, तो एक छोटे एक्सपोर्टर के लिए 5,000 अच्छी खासी। अल्टीमेटली एंड पे अगर आप DA पे कर रहे हैं तो 60 डेज से ऊपर आप नहीं डिले कर सकते। तो मैं अकमल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा सर आप एड्रेस करें और उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम इस पे जाते हैं। थैंक यू। बेसिकली एक क्वेश्चन है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टिसिपेंट्स काशिफ साहब से। लेट्स सपोज मैं एक छोटा सा एक्सपोर्टर हूँ, इमर्जिंग एक्सपोर्टर हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, आपने तो पूरा सर्कुलर बता दिया, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इन वन गो। अब मुझे ये बताएं कि मुझे क्या डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। फर्स्ट स्टेप में आप ये पहले। जी अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान सादिक जी, एरिया मैनेजर सियालकोट अस्करी बैंक। अच्छा जी, ये हम ऑलरेडी ना तकरीबन 21 से इस मॉडल पे चल रहे हैं, बड़ा रेगुलर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। ये डेफिनेटली थोड़ा चूँकि ये न्यू है तो न्यू में ज़्यादा चीज़ें और हर्डन्स भी आती हैं, उसमें अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज़ रहते हैं बोथ साइड्स पे। बैंक साइड्स पे भी हैं, डेफिनेटली अकॉर्डिंगली कस्टमर साइड्स पे भी होंगे। इशूज़ ये है जिस तरह को नॉर्मल कोई भी कस्टमर जब बैंक में टिपिकली ट्रेड की ट्रांजैक्शंस करने आता है, हाँ इसमें एक चीज़ तो यह है जो मोस्टली अगर बिल्कुल ही न्यू कमर हैं जो बेसिकली स्टार्ट ले रहे हैं, वो बेशक शायद उनकी शायद कंपनी भी ना हो, वो इंडिविजुअल बेसिस पे ही वो सेल भी कर रहे हों, तो वो अनफॉर्चुनेटली इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन आएगी।
तो वो तभी मॉडल आगे चल सकेगा। दूसरा जैसे ही वो मतलब ट्रेड की ट्रांजैक्शन के आने के लिए जो एक ऑन बोर्डिंग फॉलो करना है, और अदरवाइज कोई इश्यूज़ नहीं, आप आए 1 to 1 बैठे। हमारे मोस्टली BMs भी हमने इसीलिए अपने भी खुद भी एंगेज किए हैं, जो हमारे विद इन सिटीज़ के सारी ब्रांचेस को डील कर रहे हैं ऑलरेडी ट्रेड, तो मोस्टली अवेलेबल हैं। कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई लेंथी प्रोसीजर्स नहीं है। जस्ट आपके साथ बैठेंगे, आपकी मोडालिटी डिस्कस कर लेंगे, जो भी आपकी मोडालिटी होगी अकॉर्डिंग टू डैट ही हम उसको एंटरटेन कर लेंगे सर। तीन पार्टीज इन्वॉल्व है, दूसरा बैंक है जहाँ से इसको हर्डल्स आ सकती हैं। एक तो बैंक को ऑनबोर्डिंग करना बड़ा ज़रूरी था। अस्करी बैंक तो अल्लाह का शुक्र है चलो ऑनबोर्ड हो गया। मैं मेयर साहब से कहूँगा कि बैंक्स के भी रिप्रेजेंटेटिव को बैठे हैं। जो सेकंड इसमें इशू आएगा वो अब भाई साहब बैठे हुए हैं, इनसे भी एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है वो है कोरियर कंपनीज़। अब कोरियर कंपनी ने सारी GD वगैरह फाइल करनी है, अब क्या इनको कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें? बिल्कुल भी नहीं आएगी। नहीं, इसमें जो कहता है कि हाउस एयरवे बिल चाहिए होगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें ये है कि वो सारी जो छोटी छोटी कंसाइनमेंट्स होती हैं उनको वो मर्ज करके कंसोलिडेट करके एक बना लेते हैं। जो एक होता है वो मास्टर होता है, जो छोटे छोटे बिल हैं वो उसमें अवेलेबल है। अब इमरान साहब से ये पूछना है कि क्या वो जो उनका क्या उसको कहते हैं डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी। मैं सर इसमें ठीक है, जो जब कंसोलिडेशन होती है ना तो मास्टर एयरवे बिल जनरेट होता है, उसके साथ इंडिविजुअल एक्सपोर्टर होते हैं ना उनको एक हाउस एयरवे बिल दिया जाता है। तो इन्होंने रिक्वायरमेंट ही हाउस एयरवे बिल की रखी हुई है, मास्टर बिल की नहीं रखी हुई। हाँ जी। मैं और जो पहला सवाल था जो कोरियर वालों का, इसमें जब ये सब लोग एज एन ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर रजिस्टर हो जाएंगे ना, तो जब VBOC में जो कार्गो एजेंट कोरियर एजेंट जो होता है वो जब शिपमेंट की एंट्री कर रहा होता है तो पहले दो ऑप्शन होते थे, एक कमर्शियल एक्सपोर्ट का या रेगुलर एक्सपोर्ट का, जिसमें वो क्लिक करता था तो FI की ज़रूरत वो रिक्वायरमेंट आ जाती है, और दूसरा होता था ये ज़्यादातर हम लोग सैम्पल शिपमेंट करते हैं। अब जब ये ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर रजिस्टर हो जाएंगे ना ऑफिशियली थ्रू देयर बैंक, तो वहाँ पे इनकी प्रोफाइल्स में तीसरा ऑप्शन शो हो जाएगा ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट का। तो जो कोरियर एजेंट है उसने उस पर सिलेक्ट करना है, उसका पेमेंट कोड भी सेपरेट उन्होंने बताया मेंशन कर दिया, वो पेमेंट कोड होगा और चल जाएगा सारा काम। आप बताएं, ये तो नहीं कि शिपमेंट करने से पहले रजिस्टर करना होगा अपने आप को? डेफिनेटली देखें, ये जैसे ही मतलब के पास हम उसका प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, पहले हम रजिस्टर्ड करेंगे तभी वो कर सकेंगे शिपमेंट। इसका मतलब शिपमेंट उस वक्त तक नहीं करनी चाहिए जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो जाए। देखें, अगर आप टू में आपने किया ही नहीं तो फिर तो आपका नॉर्मल प्रोसीजर में चला गया, या आप अभी करंट उस मोड में आ गए जिसमें अभी चल रही है, मतलब कंसाइनमेंट सारे अभी हो तो रही है ना, शिपमेंट्स हो रही हैं, ये इंटरटेन भी हो रहा है, मॉडल से हो रहा है, फिर वैसे ही चले जाएंगे, B2C में नहीं रहेगा। उसमें प्रॉब्लम भी आ रही है लोगों को। जी, एक्सपोर्ट कंसिडर नहीं हो रही, प्लस उसमें लॉस भी है, इसमें जो रिबेट आपको नहीं मिल रही वो भी लॉस है आपका, गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी हाँ वो अवेल नहीं कर अब पा पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आपके देर में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज बिजनेस कम्युनिटी टिपिकली करे ताकि उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो अब पहले से जो रजिस्टर है PSW में जो रजिस्टर है, ठीक है, वो अब दोबारा भी BOC में रजिस्टर करवाएंगे? नहीं, आप PSW में ही रहेंगे। ये अभी कस्टम का प्रोसेस चल रहा है, ये जस्ट बैंक के लिए है, इसमें कस्टमर ने कुछ नहीं करना। जैसे ही बैंक ने जाके, ये बैंक के पास एक्सेस है कि बैंक आपको रजिस्टर्ड कर देगा B2C में। हमारे पास अभी भी BOC में ये ऑप्शन है, अभी PSW में नहीं आई। आप अपनी प्रोसेसिंग एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू से PSW के नहीं तो PSW से फिर बैंक हमें करेगा कि हमें बैंक के पास जाना पड़ेगा पहले? डेफिनेटली पहले बैंक आपका प्रोफाइल रिव्यू करके आपको ऑनबोर्ड करके आपको कंफर्मेशन देगा कि आप B2C में रजिस्टर्ड हैं। फिर जब आप GD फाइल करने जाएंगे तो अभी जिस तरह बता रहे थे कि आपके पास तीसरी ऑप्शन कि आप B2C मॉडल सेलेक्ट कर लें। PSW में ये हो जाएगी? जी PSW में। इसमें सबसे आपको कोई मतलब बैंक के पास जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं, किसी FI की ज़रूरत कोई नहीं, आप उसमें करते रहें जिस तरह आप शिपमेंट्स मॉडल कर रहे हैं। देखें असल में हुआ क्या है, ये B2C मॉडल टू कंज्यूमर है। मोस्टली जो लोग अभी तक चल रहे हैं या जो मतलब अभी बैंकिंग चैनल में हमारे पास जो चल रहा है, मैं उस मॉडल को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो है ये कि लोगों ने ऑनलाइन वॉलेट रखे हैं, जिस तरह मतलब आपने ऑनलाइन सेल की, और जहाँ भी जो भी आपका मीडियम है मार्केटिंग का, आपने वो वेबसाइट के थ्रू कर लिया, वट एवर सोशल मीडिया यूज़ कर लिया। एक कस्टमर ने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसने आपको पेमेंट भेज दी वॉलेट में,
ज़ाहिर उसकी डिटेल्स भी आ गई आपके पास, तो वही है, इस तरह आपने कंबाइन कर ली। अब आप वहाँ इकट्ठे हो गए, सपोज करें आपका $10,000 एक वीक में आ गए, कंबाइन हो गया, आपने $10,000 पाकिस्तान में कर लिया, वो प्रॉपर MT के थ्रू आ गया। ये ऑनलाइन वॉलेट की बात हो रही है सिर्फ अभी एक ही। डिफरेंट मॉडल हैं, जिस पेनियर से भी आप कर सकते हैं, चेकआउट कर लें, वाइज कर लें, पेपॉल वट एवर के लिए थोड़ा प्रोसीजर अलग है, लेकिन ये सारे आप अदरवाइज भी कर सकते हैं। वो जैसे ही हमारे पास आ गया, हमने रजिस्टर्ड कर दिया कि आपका सपोज करें कि 10,000 आ गया, ये 10,000 हमने आपका प्रोसेस करके आपको क्रेडिट दे दिया, ये आपकी एक्सपोर्ट नंबर 1 तो कंसिडर होगी। उसके बाद आपने शिमर्स करनी शुरू कर दी, मतलब आपके जितने भी ऑर्डर्स है, ये सारे सपोज करें आपने 100 शिमर्स कर, वो ठीक आपने जैसे ही कर दी, आप हमारे पास डॉक्यूमेंट्स लेके आ गए, आपने हमें जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स आपसे डिस्कस कर लें वो आपने शेयर कर दिए, हमने उसकी सारी यूटिलाइजेशन मार्क कर दी, आप पूरा 10,000 आपका प्रोसीजर ही कंप्लीट हो गया, आपकी पेमेंट भी आ गई, आपकी शिमर्स भी होगी, यूटिलाइजेशन भी होगी, प्लस आपके रिबेट भी प्रोसेस हो गए, उसमें और कुछ भी नहीं इसके अलावा। अभी तो प्रोसीजर अभी चल रहा है ना, वो वॉलेट है, लेकिन ये आ सकता है, इसमें वेस्टर्न यूनियंस भी आ सकती हैं, जो अदर मोड्स हैं वो भी आ जाएंगे इसमें। डायरेक्ट से मतलब क्या आपका? सर इनका इंडिविजुअल क्लाइंट अगर डायरेक्ट इनके अकाउंट में पेमेंट भेज दे, नहीं सर ये कंपनी टू कंपनी ट्रांजैक्शन इसमें नहीं हो सकता। नहीं, देखें ये इसमें मैं क्लैरिफाई कर, देखें 3 मॉडल हैं बेसिकली, B2C, B2B, B2B2C। जो आप बात कर B2B, हाँ, लेकिन इसमें B2B भी आ सकता है, जो आप टिपिकली बात करें। नहीं, सैंपल नहीं आप कर सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हम अभी तक जो बात कर रहे हैं B2C की, उसमें यह है कि आपने यहाँ से बैठ के अपनी मार्केटिंग की और सारा आपने चैनल मेंटेन कर लिया अपने वॉलेट के थ्रू, ये आपने डायरेक्टली प्रोसेस कर लिया। अब आपका सेकंड स्पेल भी आ सकता है, आपका जो कस्टमर है वो ये मार्केटिंग कर रहा है, वो आपको मतलब सारी दुनिया जैसा भी कह लें वर्ल्ड वाइड उसने मार्केटिंग की, उसने वो ऑर्डर पकड़े जितने भी थे, उसने आपको एज अ मैन्युफैक्चर भेज दिए कि आप ये शिमर्स कर लें, आप फ्लां को भेज दें, फ्लां को भेज दें, वट एवर जो भी हो गया। तो अब वो जो ट्रांजैक्शन बेसिकली पैसे तो वो कलेक्शन कर रहा है ना, उसके वॉलेट में आ रही हैं, वो आपको भेजेगा। तो इस मॉडल में आएगा वो B2B भी, एक्चुअली वो B2B है, क्योंकि वहाँ जो रिमिटर है वो कंपनी है, वो B2B हो सकता है कंसिडर। इसी तरह ये मॉडल पेपाल में भी चल सकता है, जो मतलब इंटरनेशनल अगर किसी ने पेपाल का अकाउंट रखा है, उसको कंपनी चाहिए उधर, कोई एक आधा अकाउंट चाहिए उधर, जहाँ से वो मतलब उस अकाउंट में ट्रांसफर करे में आएगी, तो ये उस मॉडल में भी चल सकता है। लेकिन ये आपने डिस्कस करना है, आगे पहले हमारे साथ बैठेंगे, पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे, फिर हम आपको एडवाइस कर सकते हैं। ये उस मॉडल में भी ये हो सकता है। ठीक है, ठीक है। इस तरह मैं मतलब कि प्रोसेसिंग करूँगा, आप थोड़ा सा गाइड करें ना जी इसमें जी, देखिए उसमें आप में जाने, वो तो एक B2B मॉडल है, उसने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपने शिपमेंट भेज दी, खत्म होगी बात, उसी की पेमेंट आ रही है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तो नॉर्मल एक्सपोर्ट प्रोसीजर है, इसमें तो कुछ स्पेशल नहीं है। यानी कि ये PSW ये तो B2B है ना, सिंपल, मतलब आपको देखिए एक ही कस्टमर है, आपको रिमीटर उसी को शिपमेंट जा रही है, ये तो प्रॉपर B2B हो गया। आपने उसी के अगेंस्ट उसको एक FI ले लिया, सपोज करें $10,000 1000 की 10 शिपमेंट कर दें, आप 10 करते रहें, 5 कर लें, जितनी चाहें करते रहें, इसमें तो आपको इस टिपिकली B2C में नहीं, इसलिए ये है कि आप मतलब वर्ल्ड वाइड सेल कर रहे हैं, आप 2-2 पीस भेज रहे हैं, कोई जापान जा रहा है, कोई कोरिया जा रहा है, कोई जर्मनी, कोई वट एवर कहीं भी जा रहा है, वो इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपको ज़ाहिर बाइफरकेट कहाँ से करेंगे, पेमेंट तो किसी एक मॉडल से ही मंगवाएंगे ना आप। अब ये तो नहीं हो सकता, अगर उसने डायरेक्टली तो हो सकता है उसी कॉस्ट रस्ते में ही रह जाए, वो काफ़ी आपको कॉस्टली पड़ जाएगा, तो वो तो फिजिबल मॉडल नहीं है। ये बेसिकली उस चैनल के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन B2B जो अगर कस्टमर आपका B2C मॉडल में है, देन उसको एंटरटेन किया जा सकता है। सिर्फ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1 टाइम है, ये हर शिपमेंट से पहले आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करानी है, आपने से अपना मॉडल डिस्कस करके रजिस्टर होना, बाकी सारा काम बैंक करेगा आपका। जी थैंक यू। मेरा कि जिस तरह अब B2B कि स्टार्टिंग में ना काफ़ी एक्सपोर्टर के इधर ही आके स्टक हो जाते हैं कि स्टार्टिंग में बिजनेसमैन वो बनता है, एक टाइम पे आता है वो उसका सारा कुछ ख़त्म इधर ही आगे हो जाता है, तो सारी पेमेंट्स B2B में मंगवा रहा होता है या एडवांस पेमेंट्स के अगेंस्ट मंगवा रहा होता है, और GD उसकी सही तरह क्लियर नहीं होती, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वो सही तरह क्लियर नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है नए लोगों के लिए कि उन्होंने B2C को भी लॉन्च कर दिया है।
अब एक सिर्फ क्वेश्चन ये है कि एक कस्टमर है वो B2B की पेमेंट बेच रहा है, मतलब कि वो स्टार्टिंग में जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि सैंपल आप उसको तो एज आ सैंपल तो डिक्लेयर कर दिया, अब उसमें भी अमाउंट रख दिया कि इससे ऊपर आप सैंपल अमाउंट नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया आपको, ठीक है। फिर आपने कहा कि 5,000 से ज़्यादा जो है ना ई कॉमर्स की भी पेमेंट एक जो है ना इनवॉइस के अंगेंस्ट नहीं हो सकती USD के। अब एक कस्टमर है उधर से ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहा है हमारे लिए, वो कहता है हमारे डायरेक्ट कस्टमर्स को आपने इधर से शिपमेंट करनी है पास, अच्छा भाई कि वो B2B की पेमेंट तो कर रहा है हमारे पास, लेकिन मतलब इकट्ठा कंसाइन बना के मतलब कि जो वो नहीं भेजना उसकी लोकेशन में, हम उसके कस्टमर्स को एक एक करके शिपमेंट कर रहे हैं। ये 5,000 वाला सवाल मेरा भी था जी, कि जहाँ पे जाके रास्ता रुकता है तो वहाँ पे फिर बंदा परेशान भी होता है और इधर उधर भी देखता है कि फिर उसके कोई और हल तलाश करने को इलीगल भी हो सकते हैं। डिफाइन देखें, ये जहाँ तक B2C मॉडल है ना, पहले तो उसको B2C में बेन फिर वही है कि हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि B2C है बिजनेस टू कंज्यूमर। इसमें बेसिकली प्रोडक्ट्स आती हैं कस्टमाइजेशंस, इसमें बड़ा स्मार्ट आर्डर है, स्मॉल आर्डर है, इसमें 5,000 तक कंसाइनमेंट जाती ही नहीं है। जो एक शिपमेंट को 200-300 होगी, 400 होगी, 500 होगी, ये है बेसिकली कंज्यूमर को जो डायरेक्टली जा रहा है। कंज्यूमर B2C बेसिकली ये है कि कंज्यूमर डायरेक्टली उसने आपकी वेबसाइट पे गया, जो भी उसने प्रोडक्ट जाता है वो $5,000 में जाता नहीं है, ये बेसिकली अमाउंट बढ़ गई, फिर वो B2B मॉडल में चला जाएगा। सर यही मेरा क्वेश्चन है कि एक कस्टमर है मेरा बाहर, वो मुझसे बल्क क्वांटिटी में बाय करता है, मेरे पायोनियर में मुझे पेमेंट कर देता है। अब वो कह रहा है कि मेरे कस्टमर को आपने इधर डायरेक्टली 1 by 1 शिपमेंट करनी है, आपने मुझे नहीं भेजनी। अब मुझे भेजेंगे, मैं कस्टम क्लियर कराऊंगा, फिर अपने कस्टमर को भेजूंगा, एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, इधर से बनवाऊंगा। हमें ये सोल्यूशन चाहिए, हमें वो सोल्यूशन प्रोवाइड करे। चाइना बिजनेस कर रहा है, वो इसी मॉडल पे कर रहा है, दुनिया के और ममालिक इसी मॉडल के ऊपर। हमें इसके क्योंकि उनका सिस्टम अगर बना ये भी होगा। अब 90s का सिलेबस अगर बैंकिंग में हम जाते हैं, वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, वो डिपार्टमेंट ही नहीं है हमारे पास जो इसको डील करे। हम लाहौर जाते हैं, लाहौर में चंद प्रोफेशनल्स बैठे हैं, कराची में चंद प्रोफेशनल्स बैठे हैं जो इन चीज़ों को लीड करते हैं। आप हमें इसका बताएं, फॉर एग्जांपल जो नए कस्टमर है, वो कस्टमर एक बनाता है, वो बहुत मेहनत करता है, कस्टमर कहता है तुम मेरे साथ इस ना एक ट्रेड एग्रीमेंट करो, तुम मेरे कस्टमर को फैसिलिटेट करते जाओ उधर से। क्योंकि पाकिस्तान में आप पेमेंट गेटवे की बात करें, वीज़ा अगर एक अल्फ़ा दे रहा है या 2-3 और है, स्विच जो पेमेंट गेट पे आपकी वेबसाइट पे एक तो लिमिटेशन ही सिर्फ इतनी है को एक ऑर्डर की अगर लिमिट अगर अमाउंट है ना, उनकी लिमिट है 350 वो स्टार्टिंग में देते हैं आपको, डॉलर से ऊपर आप पेमेंट नहीं मंगवा सकते थ्रू बैंकिंग चैनल, ऑनलाइन बैंकिंग चैनल्स के। और प्लस उसके अंदर भी उन्होंने बहुत सी लिमिटेशन, सिर्फ वीज़ा मास्टर से आप पेमेंट मंगवा सकते हैं और दुनिया का कोई कार्ड नहीं चल सकता। अब हमें बाहर का कस्टमर हमें ये फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है ये मेरी वेबसाइट है, मेरे पास हर किस्म के जी पे हो गया, एप्पल पे हो गया, मेरे पास क्रिप्टो के वॉलेट हैं, मेरे पास हर किस्म से कस्टमर लाना दूसरे तीसरे, वो उधर से पेमेंट कर रहा है, उधर से ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहा है। फिर वो कह रहा है कि तुमने डायरेक्ट नहीं, तुमने डायरेक्ट मेरे कस्टमर्स को फैसिलिटेट करना है। अब वो पास कलेक्ट हो गया, 5 चैनल लगा ले, 5-5 करके वो करवा रहा है। आप उसको जो सिंगल पेमेंट मतलब कि सिंगल मतलब कि उसकी शिपमेंट हमारे जी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई। देखें जो आप मॉडल में अभी बात कर रहे हैं, सपोज करें एक कस्टमर ने आपको 1 लाख ऑर्डर दिया, $1 लाख का ऑर्डर दिया, उसने कहा जी ये मतलब आप ना 10,000 ना 10 डिफरेंट जगह पे भेज दें, तो ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है। आप नॉर्मल ओपन अकाउंट में 10 शिपमेंट कर लें, पेमेंट एक ही इसमें मसला सिर्फ ये आता है कि बैंक कहते हैं कि उधर भी बिजनेस एड्रेस पे जानी चाहिए, इधर इंडिविजुअल्स को जा रही है शिपमेंट्स। जी तो ये आ गया ना, ये हमने कहा B2B आ सकता है, जहाँ मतलब आप इस साइड की कि 2 B2C मॉडल हैं। एक B2C मॉडल ये है कि आप पाकिस्तान से बैठ के बाहर एक्सपोर्ट डायरेक्टली करें जो आपको डायरेक्टली आ रहे। एक ये है कि आप बाहर से ऑर्डर कलेक्ट कर रहा है, आपको एज अ मैन्युफैक्चरर यूज़ कर रहा है कि आप मैन्युफैक्चर करके इस तरह आप डिफाइन कर रहे हैं, तो आप उसको लिंक कर दें, आप उसको डिफाइन कर दें, वो भी B2C में आ सकता है। लेकिन उसकी जो स्लैब है अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो डिफाइंड है वो यही है। अब आगे फर्दर चूंकि इसमें चीज़ें रिफाइन होंगी तो ये हो सकता है कल वो अच्छा जी, जा सकती है, सर इसी बच्चे के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, ये B2C फ्रेमवर्क के बाद चैप्टर 12 में एक्सपोर्ट्स में एक B2B2C फ्रेमवर्क भी है।
जिसमें आप इंटरमीडिएट, तो जो ये ट्रांजैक्शन बता रहे हैं ये उसमें अकोमोडेट हो सकती है, अगर ये आप इनको मजीद बाद में अगर आपको आगे गाइड कर दें इनको आप उस फ्रेमवर्क। नहीं नहीं, ज़रूर कर देंगे। वैसे जो B2B2C मॉडल है ना, ये बेसिकली ये है कि आप कर रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म, सपोज करें आप अमेजन पे कर रहे हैं, उसमें यह है कि आप डायरेक्टली जो सेल अमेजन को भेज रहे हैं, वहाँ एक्चुअल बायर नहीं है, वहाँ आप जाके उसकी स्टोरेज कर रहे हैं या जो भी उनकी स्टोरेज फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, फिर वहाँ से आप मार्केटिंग करेंगे, वहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये बेसिकली B2B2C मॉडल वो है। अगर आप उस उसमें स्पेसिफाई कर दिए सर यही तो मसला है ना। अच्छा जी, कि वो जा ही सिर्फ देखें, ये तो B2B तो वैसे ही क्लियर हो गया ना। मुझे मौका दीजिए, मेरा नाम जी इमरान साहब, इनको ज़रा अपने ऑफिस में बुला लें, ज़रा डिटेल बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी लेशान खिलजी जी, चेयरमैन SME कमेटी। सबसे पहले जी आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद जी, बैंकिंग कमेटी को बड़ा अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। छोटे छोटे से मोटे मोटे से क्वेश्चन कर लेते हैं। ये ना कुछ चीज़ें ना हम लोग बड़े बैक एंड पे चल रहे हैं। पहले होता ये था कि आप इधर से अकाउंट बनाते थे, अमेज़ॉन के, eBay के, Etsy के, आप सेलिंग स्टार्ट कर देते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चूँकि अभी फायरवॉल बहुत स्ट्रॉन्ग है, अब अकाउंट चल ही नहीं रहे, ठीक है। जो आगे VPN VPS पे चलते थे वो सारे बंद हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट स्टेप हो रहा है, जो उनसे जिन लोगों के पास हमारे पास परसेंटेज पे अकाउंट्स थे वो खुद सेल कर रहे हैं, वो लोग खुद सेल कर रहे हैं। और जब वो सेल करते हैं तो उनके जो डिलीवरी डेस्टिनेशंस हैं वो डिफरेंट हैं और मल्टी डेस्टिनेशंस हैं, ठीक है। पेमेंट हमें आ जाती है पर्सनल अकाउंट में, नहीं पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। अगर हम उन्हें थोड़ा सा फोर्स करते हैं कि आप जी कोशिश करें हमें कंपनी अकाउंट में भेज दें, इत्तफाकन अगर वो कंपनी अकाउंट में भेज भी देते हैं, हमसे आज स्टेट बैंक बैठे हैं तो इधर जितने हमारे बैंक बैठे हैं बड़े अच्छे हमें ट्रीट कर रहे हैं। ये हमारे जो नए नौजवान हैं इनको 10-10 चक्कर लगाने पड़ जाते हैं बैंकों के, अल्लाह के हुक्म से ना मैनेजर साहब मिलते हैं ना ट्रेड वाला बंदा मिलता है। लेकिन चूंकि आज चीफ साहब बैठे हैं तो हमें बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि सारे भाई बैठे हैं, बड़े फ्रेंडली हैं हमारे साथ। मैंने तो इस तरह भी देखा गया है कि जो उनसा हमारा फाइनेंशियल कोलैटरल है उसको चीज़ें करने के लिए 10-10 चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, ठीक है। बड़ा आसान हो जाता है कहना जी कि आप हमारे बड़े फ्रेंडली पार्टनर्स हैं, बिल्कुल ऐसा 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। सख्त क्वेश्चन है जी, मैं इसकी बड़ी माजरत चाहता हूँ, ठीक है। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है जी, हमारी एक सेलर है, शॉपकीपर है, वो माल बेचता है ऑनलाइन, उसने डिफरेंट जगह पे माल महीनों में उसने $10,000 कलेक्ट कर लिया। $10,000 कलेक्ट कर लिया, वो हमें 2 माह बाद पैसे आने हैं। $10,000 एक दिन में कलेक्शन नहीं होनी, या 5,000 की भी अगर आपकी लिमिट है तो वो 1 महीने बाद हम उस दौरान के करनी है, वो डिफरेंट, किसी जगह $100 की है, किसी जगह $1,000 की है। और ये थोड़ी सी इसमें एक ऐड ऑन कर दूं, जो आप लोग समझ रहे हैं कि जो छोटे SMEs हैं जिनके $1,000 का बहुत बड़ा कस्टमाइज ऑर्डर है, ये आप लोगों को इस चीज़ में अंदाज़ा नहीं है। वो इस टाइम B2B से बड़ा बिजनेस कर रहे हैं हम लोग। कस्टमाइजेशन का मैं आपको $25,000 $25,000 की इनवाइस दिखा सकता हूँ, और मैं ऐसे बंदे भी इधर बैठे हुए मौजूद आपसे मिलवा सकता हूँ जिनके पास करंटली कोई 20-20 22-22 हज़ार के ऑर्डर कस्टमाइज चल रहे हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ये बताएं कि जो हमें कस्टमर पेमेंट बाद में करता है, जो शिपमेंट्स हम स्प्लिट करके कर रहे हैं डिफरेंट डेस्टिनेशन में, उनको कैसे हम अकोमोडेट कर सकते हैं। देखिए सर, इसमें दोनों मॉडल है, हमने तो एडवांस और ओपन अकाउंट दोनों बता कर लें। अच्छा, इधर आप ओपन अकाउंट कह रहे हैं, जब हम बैंक के पास जाते हैं तो वो हमें ना ओपन अकाउंट में सबसे पहला क्वेश्चन करता है जी आपके पीछे एक्सपोर्ट क्या है, ये बताएं। वो जो कंप्लायंस बैंक ने करनी है वो अल्टीमेटली वो डेफिनेटली आपका कोई ट्रैक सर देखें हमने तो बैंक ने करनी है। सर देखें जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो मेरा हो सकता है, वो इनका हो सकता है, वो इनका हो सकता है। क्योंकि आज चीफ साहब बैठे हैं, बातें जरा खुली खुली कर ली जाएं। हमें एंड पे ये कहा जाता है जी हमें स्टेट बैंक का लोन ही कर रहा, ठीक है ना। भाई एक चीज़ में हमारी जी प्लीज मेहरबानी करो जी, सालो मुझे ये बताएं कंप्लाइंस आपने स्टेट बैंक से बनवाने हैं, हम आपकी हेल्प करते हैं, हमें बताएं। अब मैं सकता हूँ ये बच्चा किधर गया भाई, वो बैठा हुआ है, उसके पास तो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा, उसने इधर अभी रजिस्ट्रेशन करवाई है, 4 माह हैं जी आपको। न्यू एक्सपोर्टर है ये देखें, ये जहाँ तक आप न्यू एक्सपोर्टर की बात कर रहे हैं, अगर न्यू ने आते ही ओपन अकाउंट में शुरू कर दिया है सिलसिला, तो देखें सबसे बड़ा तो उसका अपना रिस्क है ना। वो पहले उसने अपने आप को भी तो सिक्योर करना है ना। आफ्टर ऑल जब वो जा रहा है, इतना रिस्क ओन कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी को होमवर्क तो होगा ना अकॉर्डिंग टू डैट। कह रहे हैं आज ही अगर आया, आज उसने $20,000 की डायरेक्ट ही ओपन अकाउंट ही शिपमेंट कर दी, तो कैसे उसने ओन कर लिया इतना बड़ा रिस्क? कुछ लॉजिक तो होगी ना उसके पीछे। तो हमें वो डिटेल से आके बैठे ज़रूर डिस्कस करें, अगर हम कंफर्टेबल है, जो हमारी समझ में हम एडवाइस कर देंगे, वरना दोबारा स्टेट बैंक के साथ भी बैठ सकते हैं। तो ओपन अकाउंट
को प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली रिस्क आप लोगों का है, इसमें तो सारा रिस्क आप ही ओन कर रहे हैं, बैंक तो बड़ी बाद में आएगा ना जाके। इसमें ना देखिए, मैं इसमें अभी हमारा आपस में ना थोड़ा सा इतराज़ आ गया। अभी आपने कहा जी कंप्लाइंस आ जाते हैं, ये एक बड़ा अच्छा प्यारा सा वर्ड है जी, कंप्लाइंस आ गया, हम नहीं कर सकते। बैठ तो हम जाते हैं, जब हम बैठते हैं फिर मीटिंग्स भी होती हैं, फिर अच्छी सी चाय भी चलती है, कॉफ़ी भी चलती है, एट द लास्ट क्या होता है जी, कंप्लाइंस आ गया, सॉरी वी कैन नॉट डू। इसमें हमें कोई बताएं, कोई बच्चा आता है, हमें कोई जैसे कि हमारे बैठे हैं चेयरमैन साहब बैठे हैं, हमारी कमेटी को कोई इस तरह का जी ये बच्चे ठीक हैं, इनको थोड़ी सी हेल्प आउट करें, इनको काम करने दें, थोड़ा सा हिस्सा डालें। जब हिस्से की बात आती है तो एकदम से सारे हाथ खड़े हो जाते हैं। देखें सर, ये देखें हमने सारा ये ओपन अकाउंट या दूसरा इसको कंट्रोल करने की लॉजिक क्या है, बेसिकली हमने बेसिकली करना है कि जो पाकिस्तान का जो रिजर्व है, जो मतलब फॉरेन एक्सचेंज है, वो सिक्योर करना मकसद है। स्टेट बैंक का भी तो यही है ना, अगर ओवरड्यू हो जाएगा तो आपको भी कॉल करके या जो मीटिंग्स पे बुलाते हैं तो इसीलिए बुलाते हैं कि ताकि उसको सिक्योर कर लें। अगर आप समझ रहे हैं कि आप इस फॉर्मेट पे चल सकते हैं, आप ओन कर देते हैं, तो ठीक है, स्टेट बैंक बैठा, हम उनसे एडवाइस ले लेते हैं। ये एक्चुअली ये टॉपिक हमारा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा पुराना का, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। आज का नहीं, मैं इस टॉपिक को क्लोज कर देते हैं। सर, ओपन अकाउंट की ना जो फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल है उसमें न्यू एक्सपोर्टर्स को अलाउ है स्टेट बैंक की तरफ से $1 लाख तक की शिपमेंट होनी चाहिए। ये मैम हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मैं इस टॉपिक को बाद में करेंगे, आज सिर्फ B2C फ्रेमवर्क इसके ऊपर तो वो ज़रा बताएं, हम जानना चाहेंगे। ऊपर कोई क्वेश्चन है तो the amount through Western Union. They do not have banks. और दूसरा ये कि they don't even bother to go to bank to deposit their money regarding their merch they were just ordering. तीसरी बात ये है कि वो टैक्स से भी डरते हैं, तो वो कहते हैं के थ्रू आ जाओ, मनीग्राम के थ्रू आ जाओ, यही मीडियम है पेमेंट ट्रांसफ़र करने का। तो मेरे जैसे और लोग जिनकी कोई पिछले साल चलें नियर अबाउट 70-82 करोड़ सबकी हुई, लेकिन मतलब दे हैव नथिंग टू डू विद इट। और ये सबसे बड़ी मतलब एक नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है कि स्टेट बैंक माशाल्लाह या उससे कंसर्निंग लोग जो हैं वो बड़े बड़े ऐसे बड़े बिजनेसेस के जिनको वो बड़ा अहमियत देते हैं थ्रू सेशंस, थ्रू मीटिंग्स, व्हाट एवर इट इज़। तो मेरी एक गुजारिश ये है कि एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है, हम बात करते हैं जी कि असल में बड़ा वो होता है जिसके पास छोटा बैठा हुआ अपने आप को छोटा महसूस ना करे, बड़ा असल में वही होता है। तो मेरी गुजारिश ये है, हॉल में बैठे हुए हमारे जैसे जितने भी यंग एक्सपोर्टर्स हैं जो छोटे हैं, उनकी बात को मतलब पूरी तशफ़ी से जवाब दिया जाए, और ये नहीं कि टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करके तो बस उधर से गुजर दिया जाए जी, बस ठीक है मीटिंग हुई तो चला गया। नहीं, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, आई डोंट नो कि मतलब इट हैज़ वर्थ और नॉट, बट आई एम लॉट ऑफ पीपल हु वुड हैविंग बी सफर्ड विद दैट काइंड ऑफ कंडीशन। पहला ये कि जिन बच्चों का, जिन यंग एंटरप्रेन्योर्स की वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पेमेंट्स आई हुई हैं, जो पिछले साल उन्होंने थोड़ा सा अच्छा मतलब परफॉर्म किया है विद द गुड लक ऑफ देयर फेट,
तो क्या वो पेमेंट्स डायरेक्टली रियलाइज्ड हो सकती हैं? इज देयर एनी लॉ बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, द पीपल हु हैव accumulated from these, but unfortunately only through Western unions? तो क्या ऐसा काम है कोई कि उन एक्सपोर्टर्स की वो उस वेस्टर्न यूनियन की स्मॉल पेमेंट्स को रियलाइजेशन मिल जाए एंड दे जस्ट कंसीडर्ड बी एज अ एक्सपोर्ट पेमेंट so that it could be helpful for their visa applications for the foreign countries? ये मेरा पहला क्वेश्चन है जी, मुझे इस पे आंसर चाहिए होगा। दूसरा जी प्लीज प्लीज आप दें। पहले अच्छा जी, एक तो सर ये है कि आपने अभी बात की कि कोई छोटे एक्सपोर्टर है या बड़ा है, तो मेरा उसमें मानना यह है कि छोटे ही बड़े होते हैं, तो ये इनिशियल आर कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना पड़ता है, तो वो इंशाल्लाह चलें चीज़ें डिस्कस होंगी। आपका क्वेश्चन आ गया रिगार्डिंग जो टिपिकली था वेस्टर्न यूनियंस पेमेंट्स। देखें, जो अभी आपने पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं उसकी टाइम बाउंड्स एंड लिमिटेशंस हैं, वो करंटली तो एंटरटेन नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू डैट। उसका एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, उसका रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद आप उस मॉडल में चलेंगे तो तभी उस फॉर्मेट में आ सकेंगे। तो जो एग्जैक्टली जो पिछला हो चुका है वो तो अपेरेंटली होगी, आप परफॉर्म भी कर चुके होंगे। दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन ही है कि मतलब आप कब से हैं वैसे इस लाइन में? जिस तकरीबन 3 साल। मतलब सिर्फ ओनली वेस्टर्न यूनियन ही यूज़ किया, कोई दूसरा मूड आपने इतनी? सर गुजारिश ये है, देखें कस्टमर्स को मेरे साथ ऐसे शायद वो लोग होंगे जो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, कंपनी ट्रांसफ़र करें नहीं है, हमारे कस्टमर्स छोटे हैं। B2C की बात जी नहीं मेरा उसमें क्वेश्चन नहीं, ठीक है एग्रीड, मैं ये नहीं मैं बाइंड, मैंने पहले बता दिया था कि दे डोंट इवन बॉदर टू गो टू द बैंक्स टू सेंड द मनी। एग्रीड मैं उसमें आ रही कंपनी अकाउंट उनके है ही नहीं। मैं सर डिफरेंट फॉर्मेट, मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि एक तो वेस्टर्न यूनियन ठीक है उसने यूज़ कर लिया, अब आजकल ना वॉलेट, तो अब मतलब आप माशाल्लाह 3 साल से इस बिज़नेस में अपने सर्कल्स में भी हैं, आपका अगर कोई चीज़ भी फॉरेन है तो आप उसको पेपाल भी कर सकते हैं, वो भी मतलब सिमिलर टू लाइक वॉलेट है, बल्कि इवन वेस्टर्न यूनियन से भी इजी मॉडल है, लोग घर बैठे उसी वक्त अपने मोबाइल से भी कर, जिस तरह वाइज है, चेकआउट है, मतलब ई पे आ गया या व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। अवेयरनेस है, इट डिपेंड्स मतलब स्ट्रिक्टली विद द अवेयरनेस ऑफ द कस्टमर। कस्टमर जितना अवेयर होगा हमें उसी मॉडल को फॉलो करना है, ठीक है जी, और हम उससे टस से मस नहीं हो सकते। अच्छा सर दूसरा क्वेश्चन मेरा गुजारिश ये है, नहीं ये है, ये सही कह रहे हैं, ऐसे ही है। देखें वेस्टर्न यूनियन ऑथोराइज ही नहीं है बेसिकली बिजनेस ट्रांजैक्शन हैंडल करने के लिए लॉजिकली, तो वो है ही करते ही इंडिविजुअल, मतलब आप उस प्रीवियस ट्रांजैक्शन को लेके जाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है इसी। अच्छा जी सर, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कस्टमर, अभी आप B2C ही क्लियर नहीं हो रहा था पिछले इस सेशन में क्योंकि वो स्ट्रिक्टली कॉमर्स की तरफ ले गए। अच्छा मुझे सिर्फ ये बताइए कि एज पर बैंक व्हाट इज द टर्म्स बेसिकली यूज फॉर द, क्योंकि हम कस्टमर मतलब बिजनेस टू कस्टमर जो है वो इसको लेते हैं कि जो एक एक पीस बंदा किसी कस्टमर को दे रहा है दैट इज कॉल्ड B2C, ठीक है जी। लेकिन एक चीज वो है कि जिसमें कस्टमर इंडिविजुअल है, उसकी कंपनी नहीं, वो चीज अपनी पॉकेट से मंगवा, पेमेंट का मोड यूज करते हुए, यानी वेस्टर्न यूनियन, पेपॉल, जी मैं इससे पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन वो पीसेस जो है वो 100+ क्वांटिटी के आपसे मंगवा रहा है। सो व्हाट इज दिस कॉल्ड इन बैंक टर्मिनोलॉजी टू बी है? देखिए अगेन वही मॉडल है, अगर आप इस तरह कर सकते हैं तो कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसी वॉल्यूम्स के अंदर आ रहे हैं। जो स्टेट बैंक ने थ्रेश होल्ड डिफाइन किया हुआ है वो $5000 के अंदर ही कंसाइनमेंट है, तो वैसे कर लें, हमें तो कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन उसका वो अंडर होनी चाहिए उसकी। ठीक है, यानी मर्च की आइटम्स की तादाद का कोई इशू नहीं है, उन्होंने एक पेमेंट स्लॉट तय किया है। देखिए आ जाएगी, इसमें ऐसा नहीं है कि अच्छा सर
इमरान साहब इसमें एक क्वेश्चन है कि एक शिपमेंट $5,000 की होगी लेकिन अपर लिमिट कोई डिफाइन नहीं की हुई लाइक नहीं अपर लिमिट ही 5000 है। नहीं मेरी बात सुने, एक शिपमेंट लेकिन हफ्ते में 5 शिपमेंट भी हो सकती है। जी मैं ये डिफाइन जी हो सकते हैं, लेकिन 20,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका। ना वो भी है, ओवरड्यू की बात कर रहे हैं। ओवरड्यू की बात, जी ओवरड्यू की बात। टोटल एक्सपोर्ट की कोई अपर लिमिट नहीं है। 5,000 पर डे भी हो सकती है। बिल्कुल। इसमें ना एक थोड़ा सा मैं ना B2C का बारे में अभी फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास प्राइसेस ज़्यादा हैं शिपिंग की। हम लोग सारे यूज़ करते हैं थर्ड पार्टी, उसका भी कोई हमें सोल्यूशन बताइएगा, क्योंकि हम लोग तो यूज़ करते हैं वाया सर्विसेज। लाइक हम तो शिपमेंट दे देते हैं, एक वो एजेंट को 500 ऑर्डर इन हाउस ही, एक एजेंट को 500 kg हमने दे दिया, ठीक है, वो तो उसने अपना ई फॉर्म लगाना है, अपनी चीज़ें करनी है, नहीं कर सकते। जो डायरेक्ट यूज़र्स हैं, DHL जैसे हो गया, फेडेक्स हो गया, वो जैसे कि हम जैसे देखें, जैसे B2C की आपको पेमेंट आ गई, आपको उसके शिपिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमारे, ठीक है। अब जो हमारी शिपमेंट है की, हम 200 kg जो करते हैं वो करते हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है। जैसे कि इधर बकेट शॉप्स हैं DHL की, इनके पास हमारे से अच्छी प्राइसेस हैं, ठीक है, हम इनको यूज़ करते हैं। वो कैसे जस्टिफाइड होगा? आपने 200 kg की शिपमेंट की, अगर 200 kg की शिपमेंट है तो वो $5,000 तो नहीं होगी ना यकीनन, वो तो B2B मॉडल में आ जाएगा। नहीं सर, नहीं 200 kg अच्छा मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक हुसैन है। मैं यहाँ चैम्बर में पोर्ट शिपिंग एंड रोड ट्रांसपोर्ट कमेटी को हेड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो उमैर साहब, अकमल साहब और जो हमारी ये कमेटी है, आप ने ये बड़ा ही शानदार एक अरेंजमेंट किया है। हम देखते हैं कि हमारे पास रोज़ाना ये नए बच्चे आते हैं, उनको कोई गाइडलाइन नहीं है, उनके स्ट्रेटजी नहीं है, तो इसलिए वो परेशान होते हैं। इस तरह के सेशन और ये पैगाम और ये जो सेशन है, इनकी जो आउटपुट में स्प्रेड होनी चाहिए और हर बंदे ने को पता होना चाहिए कि वो किस तरह से अपने बिजनेस को लीगलाइज कर सकता है। तो ये जो अभी है, ये डायरेक्ट आप $10 या $12 देगा। यही आप ये जो बकेट शॉप की बात कर रहे हैं, जो वो क्या करते हैं कि इसी कार्गो को कंसोलिडेट कर लेते हैं। वो एक शिपमेंट बनाते हैं 500 किलो की या 1000 kg की या 4000 5000 kg की, उस 10 से 12 15 20 शिपमेंट छोटी छोटी मिला के वो बनाते हैं। सबको होलसेल में बिल दे देते हैं और फिर एक मास्टर पे उसको ट्रैवल करवाते हैं एज ए कार्गो, ठीक है जी। और कस्टम में उसको वो थोड़े से फ्लाइट के पैसे देते हैं, तो शिपमेंट निकल जाती है, ठीक है जी। अब मसला ये है कि प्रॉब्लम ये है कि जो समझ आने वाली बात, जो क्वेश्चन है वो ये है कि वो डायरेक्ट जो है वो महंगा है। इसका सलूशन आपसे पूछ रहे हैं कि इसका हल क्या करें। जी मैं सर ये देखें, ये नॉर्मल और वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नॉर्मली वो जो बुकिंग एजेंट है ना, जो क्लियरिंग एजेंट है, वही प्रोवाइड कर रहा है अपनी तरफ से, और एस्टिमेट हो ही नहीं रहे, इनका नाम ही। बेसिकली हमने ये पहले भी क्वेश्चन पुट किया था, तो फिर मुझे दोबारा तो ये कहकर मैं अर्ज करता हमें ये कहकर हमने ये कहा था कि ये बेसिकली अंडर इनवॉइसिंग भी है, और ये बेसिकली जिसको एक आप उसको किस्म कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान को भी उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो बहुत ही अंडर इनवॉइस होके जा रहा है। तो फिर हमें ये कहकर चुप करा दिया गया था, बच्चे हैं नए, इनके रास्ते की रुकावट ना बने, इनको काम करने दें, ये खुद ब खुद ही चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी और मेन सर्कल में भी आ जाएंगी। ये अभी तक हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, ये यस थैंक यू। वैसे तो आइडियली ये है कि उनको डे 1 से अकॉर्डिंग टू डैट ही गाइड करें, ताकि वो मतलब प्रॉपर प्रोसीजर से ही आगे चलें चीज़ें, उसको चोर ऐसा बता दें कि वो इसी फॉर्मेट से ही ना चलें या वट एवर, मतलब जो भी करें अकोमोडेशन में। अच्छा, ये जो आप बात करें, देखें थर्ड पार्टी जो आप ट्रांजैक्शन, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग
ये हाउस एयर बिल कंसोलिडेशन तो बड़ा कॉमन सी चीज़ है, इसमें हो सकती है, लेकिन आप अगर अपनी आइडेंटिटी ही उसमें हाइड कर लेंगे तो फिर तो उसमें आप है ही नहीं ट्रांजैक्शन में, हो सकता है ना बेसिकली डायरेक्टली। बस जो मेरा क्वेश्चन था ना कंसोलिडेशन वाला, वो यही क्वेश्चन था। लेकिन ये है कि चूंकि ये पहला आइंदा हम इन बोर्ड करेंगे डिस्ट्रिक्ट वालों को भी, और ये 2 3 4 करेंगे तो फिर हम स्टेट बैंकों को ना कोई रिकमेंडेशन देने के काबिल होंगे कि स्टेट बैंक इसके अंदर ये चेंजेस करे ताकि जो मर्जिंग एक्सपोर्टर है उनको फ़ायदा हो सके। यहाँ पे एक्सक्यूज मी सर, राना इमरान साहब मौजूद हैं, ये हमारी यहाँ पे टैक्स कमेटी चेयरमैन भी हैं और बड़े माशा के भी हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो रजिस्ट्रेशन और इसके बारे में कोई सवाल सर विद ड्यू रिस्पेक्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, फिर मेहरबानी। मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा था कि कस्टमर सर पेमेंट जब बाहर से करता है, हम उसको अपनी कंपनी अकाउंट में डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन कस्टमर जो है वो मतलब ही इज़ नॉट हैविंग कंपनी, वो अपने नाम से पेमेंट करता है, हम उसको अपनी कंपनी अकाउंट में जमा करवाना चाह रहे हैं। आगे से फिर कंप्लाइंस बैंक्स कहते हैं जी 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ बैंक 'ਚ ਰੱਖੋ, फिर ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ पेमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एंटरटेन करेंगे। सर 1.5 माह लग गया मुझे सिर्फ $1000 पेमेंट सैंपल अमाउंट की, जो मैं मतलब तो उसको निकलवा के कस्टमर का काम करवाना चाहता था। बैंक ने कहा जी यह नहीं हो सकता, ਤੁਹਾਡਾ आपको कंपनी बैंक चो कर, जो था वो स्टक मेरा पूरा 1 महीना कस्टमर, और बैंक ने आगे से मुझे पता नहीं किस तरीके से करके मैंने तरले करके वो $1000 क्लियर करवाया। और सबसे बड़ी बात दैट आई फेस दैट वाज अ वेरी हैक, कि बड़े प्रोसीजर्स ऐसे हैं, बड़े कंप्लाइंसेस ऐसे ह्यूमन फ्रेंडली है ही नहीं। मुझे बैंक कहने लगा तुसी पहला जाके ते लैके आओ जनाब उन्होंने को एयरवे बिल, तो फिर असी यह तुहाडी पेमेंट देंगे तुहानू $1000। मैंने कहा यार अभी मैंने भेजा ही नहीं, अभी मैं पेमेंट क्लियर करवाना चाह रहा हूँ कि मुझे वो पैसे मिल जाएं, तो मैं कहाँ से ला के दूँ एयरवे बिल? नहीं जी इंज नहीं होंदा, कुछ झूठा लाया हो या जिस तरह सानू रिटर्न च चाहिए। तो सर ये एक बड़ी नाइंसाफ़ी है। अपने कंप्लाइंसेस को भी कम अज़ कम ह्यूमन फ्रेंडली या लॉजिक कि हम डॉक्यूमेंट्स कम अज़ कम दे सकें। मैं अभी बैंक का नाम नहीं लूँगा, अल्टीमेटली मैं सिर्फ ये कहूँगा, दोबारा दोहरा रहा हूँ कि मैं $1000 की पेमेंट लेने गया, बैंक ने मुझे कहा लाओ जी इसी पहला सानू एयरवे बिल दियो करांगे। तो ये कहाँ का कानून है कि मैंने अभी कोई चीज़ बनाई नहीं, मैं भेजूंगा बनाऊंगा तो फिर जाके मैं उनको एयरवे बिल दूंगा। सर टाइम भी ज़ाया हुआ, कोई सलूशन उनके पास नहीं था। हालांकि ये एक बड़ा नल जिसका जवाब आम आदमी भी किसी को दे सकता है, लेकिन मैं उनको ये समझा ही नहीं पा रहा कि मैं कैसे। सर एक हमारा कि हम अपने जो टॉपिक मेन टॉपिक होता है उससे डाइवर्ट, और जो मेन टॉपिक हो प्रॉपर हम डिस्कस करना चाहते वो कर ही नहीं सकते। दिस इज इंटीग्रेटेड विद द वेस्टर्न यूनियन पेमेंट और B2C। सर आ गया क्वेश्चन, आ गया ना, आंसर कर देते। इस तरह के इश्यूज बहुत से हैं और हर किसी के देन में हैं, इनको रख लेंगे उसके ऊपर और उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करा लेंगे। आज मैं ये चाहता हूँ कि B2C हो जाए ताकि कोई भी क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट का B2C से रिलेटेड तो उसको अब वैसे आ जाए कभी। जी अच्छा, ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि जहाँ बैंक ने एयरवे बिल की रिक्वायरमेंट की, देखें उसकी ना एक्चुअली जो ये डायरेक्टली बेसिकली सैंपल पेमेंट है आपकी, तो बैंक ने इंश्योर किया कि जो आपके फंड्स आ रहे हैं आपने उसकी, डेट्स वाई बैंक ने क्लेम किया आपसे एयरवे बिल। ये क्वेश्चन आपको लॉजिकल है आ लिए, आपने अभी परफॉर्मेंस की नहीं तो लिहाजा एयरवे बिल नहीं आएगा, तो आप एक अंडरटेकिंग दे दें कि आप इतनी देर में परफॉर्म करके सबमिट करवा देंगे, ओके नो इशू। सर ये बैंक को चाहिए था मुझसे मांग लेता, मैं फौरन लिख के दे देता। तो सर आए ना अस्करी बैंक आए ना, आपको एंटरटेन करेंगे इंशाल्लाह। ने बताया था कि ये काम करते रहे हैं वेस्टर्न यूनियन में, और वो ये कह रहे थे कि सी की पेमेंट बी में आ ही नहीं थे। अब इसका क्या उनका क्वेश्चन ये है कि जो बेसिकली और इस फ्रेमवर्क के तहत देखें जो बेसिकली इस फॉर्मेट में आए, हाँ डेफिनेटली वो नहीं आ सकती क्योंकि वो कंपनी अकाउंट में नहीं आएगी, वो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगी। तो फिर ये स्टेट ये कि इसको
डेफिनेटली इसका फिर प्रॉपर सारा फ्रेमवर्क डिस्कस होगा, फिर उसके सारी वो कंप्लाइंस तो फिर होनी ना, उसकी सारी डिस्कशंस के बाद ही हो सकता है। आप बिल्कुल दे सकते हैं आपको, क्योंकि अगर ये मॉडल जा रहा है, आप उसमें टोटल डिसाइड या कोई डाटा कलेक्ट कर लें कि कितना हो रहा है, हमारे सियालकोट में कितना पोर्शन है जो इस साइड पे चल रहा है, तो उसको डेफिनेटली दोबारा रिव्यू किया जा सकता है। अगर उसमें हेल्दी है, वॉल्यूम्स हैं, करने चाहिए, रास्ते निकल आएंगे, इसमें कोई इशूज़ नहीं। कस्टमर का ना मॉडल आप बैठे नहीं, हमें जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे नहीं, आपको प्रॉपर एडवाइस कर नहीं सकेंगे। तो आप मोस्ट वेलकम एनी टाइम आए, टीम मेरी अवेलेबल है, तो आप आए, इंशाल्लाह पूरी तरह एंटरटेन करेंगे। सबसे बड़ा जो इशू ये है कि हम सैम्पल पेमेंट इसलिए मंगाते हैं कि हमें पेमेंट की ज़रूरत होती है, तो हम फिर कहते हैं कि ठीक है, अब आपने इतना बड़ा ये फॉर्म अब फिल करते हुए पता नहीं कितनी देर लग जाए, कितना फिर एंड में जाके स्क्रूटनी होगी, जो भी है कि स्क्रूटनी पता नहीं अप्रूव करता है नहीं करता, वो एक नहीं वो स्क्रूटनी नहीं मैं उसमें ना एक बार चांस दें, हम भी जरा आप भी जरा ये भी जरा, ये कौन सी नहीं जा रहे हैं। देखिए मैं इसमें एक आप जो कस्टमर है, सपोज करें मतलब B2C है, आपने किसी ने जापान से बैठ के आपको $200 भेज दिया, तो आपने परफॉर्म भी तो करना है ना, उसकी कोई डिटेल तो आई होगी ना आपके पास कि वहाँ ABC है, ये उसका एड्रेस है, कैसे डिस्पैच करेंगे उसको। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वही है, आपको ये पैसे आए दिया, वो उस बंदे को दिया, ये उसकी डिटेल्स हैं, यही है बेसिकली इन्फॉर्मेशन। वो नंबर में आपको डेफिनेटली लग सकता है, सारे हमारे इंटरनल प्रोसीजर्स हो सकते हैं, बाकी अदरवाइज है शार्ट है, कोई इशूज़ नहीं है उसमें। अच्छा, बात को थोड़ा सा आगे चलाते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। एक बैंक से बात हो गई, कुरियर कंपनी को भाई साहब ने रिप्रेजेंट कर दिया। जानना चाहूँगा कि क्या इस फ्रेमवर्क के तहत टैक्सेस ज़्यादा पे करना पड़ेंगे या कम करना पड़ेंगे, कस्टमर क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चेयरमैन हूँ टैक्सेशन कमेटी के ऑफ कॉमर्स। ये इसी देखें सेमिनार्स का मकसद तो यही है कि आप जिस तरह स्टेट बैंक भी इधर है और सारा इसके अंदर एक दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक तो जिस तरह टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे पास बेशुमार कह रहे थे कि जी वीज़ा लगवाने गए और वो की रिटर्न ये इनकम टैक्स की फाइल कर देते हैं। अब उसके अंदर ये है कि जिस तरह इन्होंने कहा कि जी वेस्टर्न को एक मॉड्यूल इसके अंदर सर करना पड़ेगा, स्टेट बैंक को भी देखना पड़ेगा कि एक मॉड्यूल इसके अंदर ऐसा दें कि जिसके अंदर से वो इंडिविजुअल जोन है ना, वो अलाउ पेमेंट इधर जो B2C के लिए आपके पास बैंक का अकाउंट खोलता है उसके अंदर वो पेमेंट, क्योंकि अगर वो पेमेंट उसके अंदर अलाउ नहीं होगी तो फिर वही काम वेस्टर्न यूनियन टू वेस्टर्न यूनियन। अब इसके अंदर ये होता है कि इनकम टैक्स ने 3 साल पहले सेक्शन 1114 के अंदर एक अमेंडमेंट की कि 5 मिलियन से ऊपर, सर को भी पता होगा कि आप वेस्ट जोन सी फॉरेन रेमिटेंस वो नहीं मंगवा सकते। अब हमारे पास बेशुमार नए बच्चे बच्चियाँ काफ़ी माशाल्लाह ग्रो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, 10 मिलियन 20 मिलियन इवन के 100 मिलियन तक की जोन सी एक्सपोर्ट है वो आती है। अब हमारे लिए एक टैक्स कॉर्पोरेट लॉयर के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम कि उसकी रिटर्न किस तरह फाइल करें। अगर तो वो सारी की सारी फॉरेन रेमिटेंस में डाल के कहता है, वो कहते हैं जी फॉरेन रेमिटेंस सेक्शन 111 अलाउ है, 5 मिलियन से ऊपर जितना भी है वो आप शो करेंगे। अब वो किसी जेम्स ने भेजा होता है, किसी बेंजामिन ने, डेविड ने भेजा होता है, वो तो नहीं उसके अंदर वो भाई आप उसका पासपोर्ट नहीं दे सकते। अब वो जितना भी पैसा होता है, वो पैसा जौन सा है उससे वो बच्चों को ये पता होता है कि ये हमारी बाहर से पेमेंट आई है, वो सब के सब को टोटल को अपना प्रॉफिट समझ के प्रॉपर्टीज भी लेते हैं, गाड़ियां भी लेते हैं, चीज़ें भी लेते हैं। अब उससे एक नई टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जोन सी है वो एक जोन सी है ना एक अजीब सी प्रॉब्लम सिचुएशन चल रही है और बेशुमार केसेस ऐसे हैं को टैक्स बार के बेशुमार वकला के लगे हुए हैं जो कि हिट हुए हैं केस। वो बच्चे को उस वक्त तो पता नहीं लगता, लेकिन वो किसी को करोड़ का टैक्स लग गया, किसी को 50 लाख टैक्स लग गया और इस तरह लग रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो इन्फोर्समेंट लॉ की हो रही है, ये सारी चीज़ें भी इसके साथ हमें जो सी है ना वो मद्देनज़र रखनी चाहिए कि B2C के अंदर कम से कम ये तो होगा कि वो जितनी भी 5 मिलियन से ऊपर की जो पेमेंट्स हैं वो लेजिटिमेट तो होंगी, और जब वो लेजिटिमेट होंगी उसका एक प्रॉपर वो जो सा है वो टैक्सेशन होगी। और टैक्सेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। हम सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोशिश कर रहे हैं कि ये जौन सा इसका वो 50 जौन सा वो 2 अरब तक और समेडा कहते हैं कि ये
SME के अंदर FTR की रिटर्न फाइल करें और वही 1-1.5% बैंक में दें और बकाया जो सा वो उनको प्रॉब्लम ना हो, वी आर ऑन इट। लेकिन ये हमें स्टेट बैंक से ये होगा कि सर दो चीज़ें जो सी हैं ना, एक तो वो जो स्टेट बैंक और समेडा ने 80 करोड़ रुपए की हुई है इसकी डेफिनेशन में SME की, जिसको स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है, वो FBR ने उसको सिर्फ 25 करोड़ तक रखा हुआ है और उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी, जबकि ये जितने भी बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं ये मैन्युफैक्चर तो है नहीं, ये ट्रेडर हैं, वहाँ से माल लेते हैं उधर एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो उसके लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी ये कहें कि FBR को कि उसको उसकी डेफिनेशन के अंदर मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर की जगह एक्सपोर्टर का लफ्ज़ जो है ना वो ऑन हो। हम तो गुड्स और सर्विसेज दोनों गुड दोनों को, गुड्स एंड सर्विसेज नॉट मैन्युफैक्चर, बिकॉज व्हेन द मैन्युफैक्चर उसका दायरा कार जो उनसे बड़ा वसी हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। और ये जो वेस्टर्न यूनियन की पेमेंट इन कंपनी अकाउंट में आने का ना, इसके लिए भी इस जो सी रिकमेंडेशन ये होनी चाहिए कि वो उधर आए ताकि वो जो नया एक्सपोर्टर है वो ये फैसिलिटेट हो। मकसद तो सबका कि फॉरेन रिजर्व के लिए ये दो जो उनसे गुजार। अच्छा सर, ये जो अभी आपने बात की ना, अभी ये सारे भाई एक ही क्वेश्चन कर रहे थे कि वेस्टर्न यूनियन की ट्रांजैक्शंस नहीं इंटरटेन हो रही। देखें, वेस्टर्न यूनियन की सबसे पहले ये है कि जिस तरह वो पर्सनल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो उसमें सबसे जो मेजर, तो इस वजह से ही वो मतलब इसमें इंटरटेन नहीं हो पा रही। अब भले उसका वो मैकेनिज्म डिफाइन करेंगे काउंटर से या वेस्टर्न ले लिए, क्योंकि भेजने वाला इंडिविजुअल था, यहाँ जो रिसीवर था वो इंडिविजुअल था, वो तो ले गया, कल को आ गई या उसको B2C में एडजस्ट कर लें तो फिर डेफिनेटली उसमें टैक्स लीकेज तो आ गई ना। और वो 5 मिलियन से ऊपर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो टैक्स हिट कर रहे हैं, वो जैसे ही आप उसको लेके अपने बैंक अकाउंट देखें, आखिर पैसे कहीं ना कहीं तो आपने रखने ही है ना, वेस्टर्न यूनियन से लेके बैंक में रखें या उसकी आप कोई एसेट चीज करें, ये करें, और वो उसको टैक्स कर रहे हैं। तो इसी वजह से सर वो इंटरटेन डायरेक्टली इसी वजह से नहीं हो पा रही ना कि उसका टैक्स लीकेज हो रही है। वो एक्सपोर्ट में आएगी तो टैक्स उसकी सर ये मॉड्यूल तो फिर स्टेट बैंक की गवर्नेंस के अंदर ही बनेगा ना। मॉड्यूल है ना, पहले ये नहीं, एक उसका सिरा आपको मिल गया है जो उसका, मैं अर्ज करता हूँ, हमने मॉड्यूल में अमेंडमेंट के लिए हमने कोई सिफारिशात बनाई हैं, वो हमने भेजी हैं बोर्ड को। ये आज मैं इस सेशन से, मैं इसमें भी एक अमेंडमेंट की ज़रूरत है, वो हम इंशाल्लाह आपको अगले सेशन तक हम फाइल कर देते हैं और देखते हैं कि वो बोर्ड ये दो रिकमेंडेशंस जो सी है ना हम आपको देंगे। आज हमारी भी 2:30 बजे एक मीटिंग है, हम इसको में रखते हैं, बनाया हुआ हम वो करेंगे तो इससे जरा हम ना एक जॉइंट कमेटी मीटिंग रखेंगे, बैंकिंग की कमेटी की, टैक्सेशन की और कोरियर कंपनी वाली कमेटी की, और तीनों मिलके एक जो रिकमेंडेशन देंगी वो ज़्यादा वाइबल होंगी और ज़्यादा वो प्रैक्टिकेबल होंगी। तो मेरे साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि एज अर्ली एज पॉसिबल एक कमेटी मीटिंग रखें, जैसे ठीक है ना जी राम साहब जी प्लीज़। जो डिस्क्रिप्शन के हवाले से था कि बहुत सारे लोग एज ए सर्जिकल या एज ए फिटनेस के उसके या स्पोर्ट्स गुड्स के, वो स्क्रूटनी में आपने कहा कि उसका देख कि वो असल में रजिस्टर्ड कहाँ है और भेज क्या रहा है, क्या तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देखी? क्या इसमें कोई है ऐसी कि PCA में जाके आगे, यानी जिसको पोस्ट क्लियरेंस ऑर्डर कहते हैं, उसमें जाके कोई चीज़ें बंदे को आपको पिनलाइज तो नहीं करेंगे? ऐसी बात तो नहीं है जैसे आपने अपनी उसमें बताया? जी देखें, ये जो पहले हमारा फॉर्मेट है उसमें बेसिकली एक्सपोर्टर ने अपनी एक डिक्लेरेशन देनी है ऑलरेडी, तो वो अगर उसमें पहले ही डिक्लेयर कर देगा तो हम अकॉर्डिंगली ऑन बोर्ड कर लेंगे। अगर वो उसने पहले ही हमें डिक्लेयर किया कि मैंने स्पोर्ट्स वियर्स में काम करना है और सर्जिकल करना शुरू कर देगा तो कंट्राडिक्ट कर जाएंगी चीज़ें। वो पहले हमें डिक्लेरेशन अकॉर्डिंग टू डैट दे दे। कोई रिस्ट्रिक्शन वैसे है नहीं है, मतलब आ रही है जी मैन्युफैक्चरर है और वो स्पोर्ट्स गुड्स भेज रहा है तो कोई पाबंदी नहीं है। नहीं देखें जी सही कह रहे हैं आप। देखें पहले था, मतलब वो EPB में जब एक्सपोर्ट के वो लाइसेंस इशू हुआ करते तब रिस्ट्रिक्टेड हुआ करता था। अब चूंकि सारा NTN पे चल रहा है, अब ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि है स्पोर्ट्स कर रहा है वो सर्जिकल कर नहीं सकता, लेकिन उसको अपना प्रोफाइल ज़रूर अपडेट करवाना चाहिए। अगर वो अपना प्रोफाइल अपडेट नहीं करवा रहा, हाँ ये देखें एक बात की कि एक एक्सपोर्टर है वो स्पोर्ट्स गुड्स में काम कर रहा है, अचानक उसने सर्जिकल में काम शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, उसने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, जैसे ही उसकी बैंक में पेमेंट आई उसने वही स्पोर्ट्स गुड्स वाले डॉक्यूमेंट्स बनाए, उसे देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, अमाउंट चेंज की और सबमिट करवा दिए। बैंक ने उसको प्रोसेस कर दिया स्पोर्ट्स गुड्स में, लेकिन जब वो शिपमेंट करने गया तो वो सर्जिकल होगी, तो वो कंट्राडिक्ट तो आ जाएंगी, वो कंट्राडिक्ट कर देंगी चीज़ें, फिर हमें वो कंप्लायंस में यही चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। इसमें मैं एक कमेंट करूं,
पर्टिकुलर चीफ साहब के लिए ये कमेंट है जो पॉलिसीज़ बनती हैं ना, पर्टिकुलर स्टेट बैंक का तो मुझे पता है, ये एक पूरे ब्रॉड एक देखा जाता है ओवरऑल कंट्री का, तो उसके हिसाब से पॉलिसी बनती है। लाइक एक जो सर्जिकल का एक्सपोर्टर है वो सर्जिकल ही एक्सपोर्ट करेगा, जो टेक्सटाइल वाला है वो डेफिनेटली सर्जिकल नहीं करेगा। और ये देखा कहाँ जाता है, लाहौर का एक्सपोर्टर क्या कर रहा है, कराची का क्या कर रहा है, मुल्तान फैसलाबाद का क्या कर रहा है। सियालकोट एक यूनिक कंट्री है जहाँ एक बंदा 10 साल से वो सर्जिकल कर रहा था, एकदम से उसको फुटबॉल का 2 कंटेनर का ऑर्डर आ गया, उसने फुटबॉल बेचने शुरू कर दिए। इसलिए जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं ना एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स बैठे हुए हैं, जैसे स्टेट बैंक बैठा हुआ है, FBR के जो बड़े बैठे हैं, इन सबको थोड़ा सा हमें एक सेंसिटाइज भी करना पड़ेगा कि सियालकोट एक यूनिक कंट्री है और इसके जो एक्सपोर्टर के जो डायनामिक्स हैं वो दीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्राम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये थोड़ा सा सेंसिटाइज स्टेट बैंक को भी सर करना पड़ेगा। हमें तो इस पे वैसे कोई हमारी इस पे कोई ऑब्जर्वेशन है नहीं, लेकिन कंप्लाइंस वाली करती है ना वो डिक्लेरेशन। देखें जो बैंक जाके KYC उसका अपडेट करता है ना, तो KYC में आपको ही तो जैसे चेक कर रहे हैं, मतलब बैंक कस्टमर जब उसमें बता देता है डिटेल, वो कह रहा है मैंने सिर्फ स्पोर्ट्स गुड्स ही करनी है, बैंक ने अकॉर्डिंग टू डैट अपडेट कर दिया। जब उसने वो ऑर्डर सर्जिकल के पकड़ना शुरू कर दिए KYC स्पोर्ट्स गुड्स का, तो वो कंट्राडिक्ट कर गया। देखें अभी भी आप मतलब पैन पाकिस्तान देख लें या मतलब जो हमारे पास अदरवाइज व्यूज़ आ रहे हैं वो एक ही चीज़ के आ रहे हैं कि HS कोड जब पेमेंट्स आई तब कुछ बताया, शिपमेंट कुछ की हो रही है। देखें ये कंट्राडिक्शन क्यों है? ये एक मतलब है, चले मान लिया एक दफ़ा आपने गलती कर ली, आपको नहीं था आइडिया, आपने स्पोर्ट्स गुड्स का लगा दिया, जब कस्टम ने सेस कर लिया तो उसने कुछ डिफरेंट HS कोड लगा दिया। जब आपको पता चल गया कि यार मेरी ये प्रोडक्ट जो है मेरी HS कोड के अगेंस्ट असेस हो रही है, तो उस वक्त चेंज कर लेना चाहिए। वो चेंज होता ही नहीं, वो फिर साल हर साल ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो फिर यही चीज़ें हमें कंप्लाइंस में फेस करनी पड़ती हैं। यही तो कंप्लाइंस है। चलो इसको भी जो जॉइंट कमेटी मीटिंग के रिकमेंडेशंस होंगी वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और ये इसमें देखें यहाँ से लर्निंग या या तो अपना प्रोफाइल जब बन रहा है उसी वक्त कुछ चीज़ें उसमें ऐड करवा दें, थोड़ा ब्रॉडर प्रोफाइल बनवा दें। या दूसरा ये कि अगर कोई इस तरह की का काम वो शुरू कर रहे हैं तो अपना प्रोफाइल बैंक से अपडेट करवा दें, तो ये इश्यूज जो बाद में फेस करने पड़ते हैं वो नहीं करने। मेरे ख्याल में सर, मेरे ख्याल में माजरत चाहता हूँ, मेरे ख्याल में ये है कि उसमें प्रोफाइल का कोई इशू नहीं। जिस वक्त वो अपनी इनवाइस बना रहा है या डिक्लेरेशन दे रहा है या अपनी GD सबमिट कर रहा है, तो उस वक्त जो HS कोड और जो डिस्क्रिप्शन वो शो कर रहा है और वो कंट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज तो उसमें एक्सपोर्ट NPN बेस्ड है, उसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। हमारे एजेंट से कोई सर बैंक को भी नहीं करना चाहिए सर। उसमें KYC पॉइंट ऑफ व्यू से है ना कि आपने डिक्लेरेशन कर दिया कि मैं इस प्रोडक्ट में काम करूंगा, तो आपने कल अगर प्रोडक्ट आपकी चेंज होगी तो कोई मसला नहीं, दोबारा बैंक को जाके अपडेट किया जा सकता है। प्रोडक्ट का तो सर डिक्लेरेशन है ही नहीं कहीं पे भी, 91 में है, किसी में भी नहीं है। हमें KYC में अपडेट करना अच्छा, पड़ता है ना आपका बैंक लाइक वी आर इन अ कॉटेज इंडस्ट्री, तो इसमें थोड़ा सा जब अकाउंट बच्चे नए खुलवाते हैं ना, तो उस टाइम आपके बैंकर्स क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जस्ट अकाउंट ओपन कर लिए जाए। लाइक इवन वी नेवर रेड द पेजेस कि उसमें क्या क्या लिखा है, जस्ट वी हैव टू गिव अ थंबनेल और उसके बाद साइंस करने अकाउंट ओपन हो गया। इसमें थोड़ा सा आप भी इसमें हेल्प आउट करें, लीनियर बच्चों को बताया करें कि वो सारा फ़र्ज़ हमारा तो नहीं है ना। उस टाइम में ये होता है कि जी बस आप 2000 भी दे दें अकाउंट खुल जाएगा, आप ऐसे भी कर लें अकाउंट खुल जाएगा। उस टाइम भी गाइडेंस करनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि ये आगे इश्यूज़ आएंगे। और मैं ये स्टेट बैंक के चीफ बैठे हैं, इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपकी मेन ब्रांचेस हैं सियालकोट की, कोई 3 से 4 ब्रांचेस जिन्होंने नॉमिनेट की हैं, उसमें स्टेट बैंक का काउंटर होना चाहिए, एक छोटा सा काउंटर उधर होना चाहिए। लाइक ऑन दैट स्पॉट इफ़ वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम वी हैव टू सॉर्ट आउट ओवर देयर। उधर काउंटर नहीं होता, फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद बारी आ जाए ना आए, बस ठीक है। तो इसलिए ये भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका काउंटर जो लाइक आपकी ब्रांचेस हैं, कोई 2-3 ब्रांचेस, हर बैंक की एक ब्रांच हो जाए, हमें पता हो कि यार इधर हमारे इश्यूज फ़ौरनली ऑन अ गुड वे ये सॉल्व हो जाएंगे। जी एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड ऑफ? यस जी सर, इसमें मैं एक सुजेशन देना चाहूँगा। जो इनवाइसेस हैं या जब अकाउंट ओपन होते हैं तो उसमें हम लोग जो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें हम लोग QR कोड यहाँ पे दे सकते हैं, ताकि जो हमारे जो नए जो है वो अकाउंट ओपनर हैं वो जैसे ही QR कोड स्कैन करें तो वो वीडियोस जो है वो देख सकें, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं नई या एग्रीमेंट्स हैं उनको जो है वो रीड कर सकें। तो इसमें जो है वो टाइम की जो है वो भी शॉर्टेज हो जाएगी, यानी वो भी जो है वो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरा जो है वो कस्टमर जो है वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो QR कोड्स जो है वो आउट ऑफ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है ये अच्छा जो है वो कदम होगा। जी डेफिनेटली। अब ये आ रहे हैं, अब तो QR कोड जैसे ही अकाउंट ओपन होता है साथ ही आपका QR कोड जनरेट हो जाता है, उसमें सारी डिटेल्स वैसे ही आ जाती हैं, ये हो रहा है अब।
सर मैं इनवाइसेस के ऊपर बता रहा हूँ, यानी कि जो इनवाइसेस हैं, जो भी इनवाइस है, इनवाइस के ऊपर अगर हर इनवाइस के ऊपर अगर क्यूआर कोड हो तो देन जो है वो एक प्लस पॉइंट है। और ये तो एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ना, टिपिकली बैंक ने थोड़ी इनवाइस जनरेट करनी है भाई। नहीं सर, कंपलसरी वही है। लगता है और कोई क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम राइट जी। साइड से कोई क्वेश्चन है तो अदरवाइज जी अकमल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अकमल साहब एक क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। सैयद अली हसन, ये बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन है, चलें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन आप देखें जो इंटरनेशनल एक अरीना चल रहा है ना, अब एक वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ पे फॉरनर है, उसका पेपल अकाउंट है, तो पेपल अकाउंट के अंदर उसके जितनी भी पेमेंट उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रही हैं उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। अब एज ए लेमैन मैं सिर्फ ये सिंपल एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि अगर हम सियालकोट के B2C या ये जो हमारा रिटेल B2B बिज़नेस है इसकी अगर हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल से एक स्टैट्स ये हैं, पिछले दिनों चैम्बर के अंदर भी डिस्कस हो रहे थे कि कोई $500 मिलियन की ऐसी ट्रेड है जो कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो रही है, जिसका ये नहीं कोई सर पैर नहीं है, कोई वजूद नहीं है। अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट्स भी हैं, जैसा अगर आप वेस्टर्न यूनियन है वो जो डॉलर आ रहा है वो डॉलर किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में स्टेट बैंक की पॉकेट में तो आ रहा है ना। अगर हम रिमिटली की बात करते हैं या जूम की बात करते हैं, 3-4 ये मेजर आपकी पेमेंट प्रोसेसर हैं, तो वो डॉलर लेजिटिमेट तरीके से गवर्नमेंट की स्टेट बैंक की पॉकेट के अंदर आ रहा है। अब वो डॉलर किसने कमाया है? वो बिल्कुल एक छोटा सा एक माइनर एक्सपोर्टर है जो कि थाउजेंड्स के अंदर इकट्ठे होके $500 मिलियन इज़ ए हैफ्टी अमाउंट वो जनरेट कर रहे हैं। तो आया हम एक सिंपल सी लेजिस्लेशन मूव करके स्टेट बैंक के तवज्जो से चीफ साहब बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया के अंदर, मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो वहाँ पे ABN इशू होता है जी, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, जो कि इंडिविजुअल एक पर्सन है उसको ABN इशू हो गया, वो बहुत सारी ट्रेड कर सकता है, बहुत सारा यानी वो बिज़नेस उसके अंदर कर सकता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये मतलब बैंकर पॉइंट ऑफ व्यू से जो सजेशंस आई हैं कि इसको फ्रेमवर्क के अंदर लेके आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ये फ्रेमवर्क के अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि आप इंटरनेशनल अरीना में compete कर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ, जिसके अंदर चाइना एक इतना बड़ा जाइंट है जो आप सोच नहीं सकते। उसके बावजूद आपके ये जो बच्चे हैं ये $500 मिलियन निकाल के उस सारी कंपटीशन से लेके आ रहे हैं, और इसकी जो पोटेंशियल है वो मैनीफोल्ड पोटेंशियल है, क्योंकि अगर ये इसी कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करते रहेंगे और इनकी कोई एक्सपोर्ट कि इनको भी, तो ये बेचारे स्ट्रगल करते हुए थक जाएंगे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एज ए कंट्री मूव ऑन करें, लेजिस्लेशन पेमेंट आ रही है और वो डॉलर आ जाता है, तो उस बच्चे को एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस दे दी जाए, और जब वो एक्सपोर्ट होगी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बैंक के चैनल में, तो वहाँ पे टैक्स कटेगा, और $500 मिलियन के ऊपर एक अच्छा टैक्स गवर्नमेंट की पॉकेट में भी जा सकता है। तो ये गुजारिश है जी। से पूरा ग्रेस्प नहीं कर सका हूँ कि व्हाट यू वांट टू से, लेकिन जो कि मैं उसकी बेस पे ये समझा हूँ कि जितनी भी इसकी जो 500 मिलियन जो सियालकोट का हम क्लेम करते हैं कि इतनी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आती हैं इन दी प्राइवेट पॉकेट्स, आप उनको डायरेक्ट कहते हैं कि उनको एक्सपोर्ट ही कंसीडर कर लिया जाए? नहीं, अली साहब कहना चाह रहे हैं कि एक किसी ने मंगवा लिया 100 बात कर रहे थे, उसने 100 मिलियन की एक्सपोर्ट कर ली, लेकिन नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर मतलब पहले उन्होंने नहीं B2C मॉडल में गए, अभी वो बैंक आ जाएं और डिटेल्स लेके आ जाएं या आपके साथ शेयर कर लें कि ये मेरी 100 मिलियन की ट्रांजैक्शंस हैं, ये मेरा प्रॉपर जो मैंने इनके अगेंस्ट ये मैंने परफॉर्मेंस दी हुई है, मैंने प्रॉपर B2C मॉडल में तो नहीं आया, लेकिन मैं अभी एक्सपोर्ट डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, इस पर टैक्स चार्ज करके मुझे एक्सपोर्ट मेरी कंसिडर करवा दो। वो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि सारी हिस्टोरिक बात कर रहे हैं ना,
ऑनवर्ड किया जा सकता है, यानी ऑनवर्ड एक लेजिस्लेशन आ सकती है कि जो ट्रांजैक्शन आ रही है रेमिटली पे आ रही है या अली साहब ये जो B2C वेस्टर्न यूनियन पे आ फ्रेमवर्क रही है है, ये इसीलिए तो बना है और विद मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन आप अपने आप को जितनी भी रेमिटेंस है एज ए एक्सपोर्ट प्रोसीड्स की डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। एक फॉर्म सिर्फ देना है रजिस्टर, हाँ बैंक के साथ करना है, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ जी सही सही। अच्छा, अब अभी तक जो हमारे जो क्वेश्चन के रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मोस्टली अस्करी बैंक हैं, और कौन कौन से सर बैंक जहाँ तशरीफ फरमा है? अभी मेट्रो और जी तो मिज़ान बैंक क्यों खामोश बैठे, इतना बड़ा बैंक? आप बताएं, आपको कोई इशू तो नहीं है? रिस्पॉन्ड कर रहे थे आप भी कहने का अडॉप्ट करने के लिए B2C? जी सर, हम लोग फुली इक्विप्ड हैं, हमें इसमें कोई इशू नहीं। अगर कोई कस्टमर आता है मोस्ट वेलकम। हाँ। हम कोर सिस्टम भी हमारा अवेलेबल है, हम लोग भी अवेलेबल हैं, तो मोस्ट वेलकम कोई भी आएगा। तो B2C पे जो प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स है पूरी करे तो ट्रांजैक्शन थ्रू होगी, इसमें कोई मसला नहीं है जी। व्हाट अबाउट मेट्रो साहब? पर हमें इसमें प्रॉब्लम आई है, जैसे वीबॉक पे रजिस्ट्रेशन लोगों को अवेयरनेस नहीं दी गई कि कैसे रजिस्ट्रेशन ये आई है। बच्चों को आप अपने चैम्बर के थ्रू ये भी ट्रेनिंग दिलवाते होंगे। उसके बाद इसमें प्राइस का जो है ना वो काफ़ी वेरिएंस आएगा। TBML एक हमारा फ्रेमवर्क है, काफ़ी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं और फिर उसके बाद आ रही हैं। पर TBML फ्रेमवर्क है उसमें अलाउ है किसी जगह, जब तक जैसे वो भाई ने बताया कि रजिस्ट्रेशन वो एक प्रोसेस है, वो भी थोड़ा सा स्टेट बैंक की कोऑपरेशन से इन्हेंस करना पड़ेगा। और एक इधर भाई बैठे थे कि वो एडवांस उन्होंने सैम्पल पेमेंट पे क्वेश्चन किया, बैलेंस लिमिट पे क्वेश्चन किया, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है। कर सकते हैं, यानी अब बिजनेस हमसे कर सकते हैं एडवांस। अगर उनको नहीं सैम्पल पेमेंट प्रोसेस करानी है और हम उनसे एयर पे बिल मांग रहे हैं तो वो अब ज़रूरी है। अगर उन्होंने कहा है कि जी अभी मैंने शिपमेंट करनी है तो इसका मतलब वो सैम्पल पेमेंट नहीं है, वो एडवांस पेमेंट है। तो वो PSW पे ऑनबोर्ड करके तो वो एडवांस पेमेंट प्रोसेस करें, वो भी हो जाएगी। कोई लिमिट बैलेंस लिमिट रिक्वायर्ड नहीं है। कमर्शियल बैंक से बेसिकली मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आज चूँकि चीफ साहब खुद यहाँ तशरीफ फरमा है, इसका मतलब कि वो फुल ओनरशिप ले रहे हैं, तो इसलिए कैंपेन के तौर पे चलाया हुआ है। सारे एक्सपोर्टर्स हैं उनके पास ये अवेयरनेस आ चुकी है कि कमर्शियल बैंक्स आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस फॉर्म्स। अब वो आपके पास आएंगे, आपने अपने बैंक्स में जाके ये ना सेंसिटाइज कर देना सीनियर मैनेजमेंट को कि अब आप लोग आएंगे और इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी या किसी किस्म की कंप्लेंट के, तो चीफ साहब चूँकि यहाँ खुद मतलब बैठे हुए हैं इनकी ओनरशिप, इसलिए ये करना है। अब हमने पिछले 4-5 साल तो कुछ नहीं किया, अब हमने आपके पास लोग आएंगे और आपने ये करना है, और जो भी आपको इश्यूज आएंगे वो स्टेट बैंक भी हम करेंगे इंशाल्लाह। जी ऐसा प्लीज़। हमारे डिपार्टमेंट कमेटी के चेयरमैन शान साहब, इन्होंने एक सजेशन दी कि अवेयरनेस के लिए ना एक काउंटर बना दे स्टेट बैंक वहाँ पे। तो मैं चीफ साहब की और मैडम की और आपकी मौजूदगी में ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा। वो तो पॉसिबल नहीं, लेकिन चैम्बर में अगर आप एक इन्फॉर्मेशन के लिए और लोगों की एक अगर आप काउंटर खोल दें तो ये बहुत बड़ी एक हमारी हेल्प हो जाएगी। ये बैंकों से मुतल्लिक जितने हैं, और दूसरा मैं ऑडियंस से भी कहूँगा कि वो प्लीज़ अपने ज़हन में जो करने की कोशिश ना करें, पता करें और बैंक से बैठकर उसको एक दफ़ा डिस्कस कर लें, तो हर चीज़ का सलूशन मैं देख की बातों से जो आपके जवाबात से मैं समझा हूँ हर चीज़ का सलूशन मौजूद है, लेकिन हम अपने तौर पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बैंक से जो माहिर हैं उस चीज़ें हैं मेरी तरफ से, ये प्लीज़ ज़रा जो एंड पे अभी आई साहब ने बात की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेमवर्क अगर आपने गौर किया हो 2020 से इन प्लेस है। अनफॉर्चुनेट है कि हम आज 2026 में बैठ के इस पे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और ऑडियंस में से किसी को इसका पूरी तरह से अवेयर नहीं। तो पहली बात तो यह है कि 2020 से ये रेगुलेशंस इन प्लेस हैं, हम इन्हें यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। इसमें मैं समझता हूँ हम सब की नेग्लिजेंस है। वो बैंक्स के एंड पे भी अवेयरनेस की कमी है अभी तक और रिलक्टेंस है, जिसे हम इंशाल्लाह, जैसे अभी बात हुई कोकर साहब ने भी की,
कि ये रेगुलेशंस हमने अगर दी हैं तो हम इनको पूरी तरह ऑन करते हैं और इनको इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ करने के लिए नहीं है, तो आप सब लोग भी प्लीज़ ट्रेड कर रहे हैं एक दूसरे से पूछ के ना, कि उसने ऐसे कर ली तो मैं भी वैसे कर लूँ, उसने उस प्लेटफॉर्म से पैसे मंगवा लिए, चलो पैसे आ गए, ठीक है, बस चीज़ें चली गई। डे एंड पे फिर अब आपको इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट रिकग्नाइज नहीं हो रही, आपकी जो रेमिटेंसेज आ रही हैं उनको अब आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, आपको समझ नहीं आ रही, टैक्स वाले पीछे लग गए हैं, दूसरे तीसरे इश्यूज़ आ रहे हैं। ये एक प्लेटफॉर्म इन प्लेस है, अवेलेबल है, ये अवेयरनेस आज हमने की है, बहुत पहले भी की थी, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए। और आप मेरी सब जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जो हमारे इमर्जिंग एक्सपोर्टर्स, थोड़ी थोड़ी स्टडी भी किया करें। ये सारी जो आपके लिए सहूलतें मौजूद हैं ने जो अवेलेबल की हुई हैं वो हमारे हैं, तो आप उन्हें यूज़ करें। और बैंक्स के एंड से अगर आपको कोई इश्यूज़ आते हैं, आप थ्रू योर चैम्बर, ये एक बड़ा आपका बहुत ही डायनामिक प्लेटफॉर्म है, इनको यूज़ करें। हम तक आपकी जो भी कंप्लेंट पहुंचती है हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। आप डायरेक्टली भी हम तक आ सकते हैं, ठीक है। तो बैंक्स को भी हम पुश कर रहे हैं, बैंक्स की तरफ से भी रिलक्टेंस थी। कंप्लायंस देखें, हम जो एक बेयर मिनिमम, इसको पहले ही बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया, तो उस फ्रेमवर्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमने उसको यूटिलाइज करना है, किस तरह से वो सीखना है, ठीक है। मुल्क की होती हैं वो आपकी सजेशंस पे डेफिनेटली उन्हें इम्प्रूव भी होना चाहिए, उन्हें सिंप्लीफाई भी होना चाहिए, लेकिन जो हैं उन्हें सीख के हमें उस रेगुलेशन के अंदर रहते हुए उसका बेस्ट यूज़ करना सीखना, ये भी एक स्किल है जो हम सब के अंदर जो है वो आनी चाहिए। और जो इसको सीख चुके हैं कन्वीनियंटली इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बड़ी आगे निकल रहे हैं। तो आप सब भी जब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आप जाके रेगुलेशंस को पढ़ें, अपने बैंक के साथ मैटर्स को टेकअप करें और उनसे गाइडेंस लें कि यार मैं ये एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, अब मैं इसको थोड़ा फॉर्मलाइज कर। शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, क्योंकि आप जब इनफॉर्मल काम कर रहे हैं तो वो बहुत ही सादा है। आपकी शिपमेंट किसी के बैग में रख के चली गई है, आपके पैसे किसी और तरीके से आ गए हैं, तो ये सिस्टम बड़ा आसान है। लेकिन जब इसको सीख हो जाएगा इंशाल्लाह, और आपकी सारी ट्रेड, आपकी सारी एक्टिविटी जो है वो आपकी परफॉर्मेंस में भी रिफ्लेक्ट होगी, आपके जो पैसे आ रहे हैं वो भी प्रॉपर जगह से, और कम कॉस्ट आपको पड़ेगी अगर आप सिस्टम को यूज़ करना सीखेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल स्टेट बैंक जो भी आपको हमारे एंड से असिस्टेंस चाहिए होगी, और जैसे आज पे बात हुई है वेस्टर्न यूनियन की या कोई और कुछ नहीं थे वो अब अलाउ हो गए हैं, तो ग्रेजुअली अगर आपके एंड से हम फीडबैक, आज की इस सारी इकट्ठे होने का मकसद आपसे ज़ाहिर है, और आपका ये जो प्लेटफॉर्म है, अगर वेस्टर्न यूनियन के थ्रू बहुत सारी किसी तरह से आना चाहिए, इसमें आपकी सजेशन आए, उसको हम कंट्री वाइड जो हमारा पॉलिसी डिपार्टमेंट है वो उसको, पहले भी पॉलिसी ऐसे ही इवॉल्व होती है, जो एंड यूज़र होता है उसके फीडबैक की बेस के ऊपर ही पॉलिसी इवॉल्व होती है, ये पहले भी हो रही है। तो आप लोग प्लीज़ इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना सीखें। आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई सपोर्ट, कोई असिस्टेंस चाहिए हो, ये आपका ये चैम्बर मौजूद है, बैंक्स मौजूद हैं, हम मौजूद हैं, तो मिलजुल के हम सब कोशिश करें कि मुल्क की एक्सपोर्ट्स में अपना बिजनेस भी बढ़ाएं, मुल्क का भी बिजनेस बढ़ाएं, और इसी तरह से एक दूसरे की अवेयरनेस और जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो करते रहें। थैंक यू।